नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो? तो एक बार फिर से YouTube पर सबसे पहले सुपर फास्ट तरीके से आपकी सेवा में रेलवे का सबसे नया ताजा अपडेटेड बेहतरीन टेस्टी अपडेटेड माल आपके लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। रेलवे ALP CBT 2 2025 का ताजा ताजा पेपर हुआ है 2026 में। इसमें वैसे तो काफी शिफ्ट थी, लेकिन गणित की 2 शिफ्ट हैं प्यारे बच्चों, यानी कि एक शिफ्ट के 25 सवाल। तो टोटल हमारे पास रेलवे बोर्ड की तरफ से 50 नए सवाल आ चुके हैं। और नए सवाल मतलब दुश्मन, और दुश्मन को जितनी जल्दी मार दिया जाए उतना बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में रेलवे ALP CBT 2 में लेटेस्ट जो रेलवे का लेटेस्ट पेपर है, इसमें पूछे गए सभी गणित के 50 सवालों का बेस्ट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसका फायदा क्या है जी? आगे जो रेलवे के पेपर होंगे, जैसे ग्रुप डी है, फिर से ALP होगा, JEE होगा, टेक्नीशियन होगा, NTPC होगा, उनमें ये सब सवाल फिर से रिपीट होंगे। और ये सब सवालों को देखकर मुझे ये लगा कि यार ये भी प्रीवियस ईयर ही है, जो हमने पढ़ाया वही आया है। देखो, रेलवे में साइंस बदलती रहते, लेकिन गणित और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो प्रीवियस ईयर है वही प्रेजेंट ईयर है और वही फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस है बच्चे। तो जो पूछा जा चुका है वही पूछा जा रहा है, वही फ्यूचर में पूछा जाएगा। इसलिए आप बेस्ट क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करते रहो प्यारे बच्चों। और इन सभी सवालों की आंसर की हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, सब बच्चे जाके आंसर की डाउनलोड कर सकते। इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। मैं सभी एग्जाम के आंसर की सबसे पहले यहां पे डलवाता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है जी। प्यारे भाई, ये रेलवे की तैयारी करने वाले सभी बच्चे, चाहे NTPC की तैयारी करें, चाहे ग्रुप डी की, चाहे टेक्नीशियन की, चाहे JEE का पेपर देना चाहते हो, ये सभी सवाल जरूर सॉल्व करो कि वापस से यही सवाल रेलवे में रिपीट होंगे। रेलवे का गणित का 80% से ज्यादा पेपर सेम रिपीट होता है बच्चों। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। देखिए, ये जो चैनल है सिलेक्शन वे रेलवे, ये रेलवे का प्यारे बच्चों बुलेट ट्रेन है कि नहीं? बुलेट ट्रेन। आप बताइए, 2026 में रेलवे ने अब तक जितने भी पेपर कराए हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे एग्जाम 2026 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। इतने सारे पेपर रेलवे करवा चुका, पूरे YouTube पर किसी ने नहीं कराया। हम ही कराते हैं सबसे पहले, बच्चों को अपडेट हम ही रखते हैं मेरे भाई, उनको ट्रेंड हम ही सिखाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन सभी एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बहुत सारी शिफ्ट में पेपर हुआ, बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हर टाइप का एक एक सवाल हम निकालते हैं और उसको सॉल्व करा देते हैं। आप देखो, 2026 में लगभग इतने सारे एग्जाम रेलवे करवा चुका है। ये लगभग 10 पेपर रेलवे करा चुका है, और इनके बेस्ट लगभग 1500 क्वेश्चंस में करा चुका हूं आपको। तो अगर आप ये सवाल लगा लो मेरे भाई, यही तो बार बार आ रहा है ना। तो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस प्लेलिस्ट की एक एक वीडियो को एकदम दिमाग में फिट कर डालो कि यही रेलवे का सब कुछ है, यही बार बार आ रहा है प्यारे बच्चों। ये जो प्लेलिस्ट है बेस्ट क्वेश्चंस की, ठीक है मेरे भाई। रेलवे के सभी एग्जाम के और ALP के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अब आपको 1 भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है टेस्ट लगाने के लिए। भाई हम खर्च कर रहे हैं ना मेरे भाई, आपको नहीं करना। टेक पे, कंटेंट पे, टेस्ट देने में हम पैसा खर्च कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। टेस्ट टैगिंग एप्लीकेशन पर सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री में डाल रखे हैं। आप जाइए मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में प्यारे दोस्तों, यहां पर ये रहा आपका रेलवे की, कोई भी आपको दोना, आपका ALP का पेपर है, ये देखिए प्रीवियस ईयर के 53 टेस्ट ALP के फ्री डले हुए हैं। लगाइए प्यारे दोस्तों 53 टेस्ट। इसी तरीके से हर एग्जाम के हमने डाल रखे हैं प्यारे भाई। तो सब बच्चे अपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, तो साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहो, लेकिन प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री में यहां से जरूर लगाओ। फुल लेंथ टेस्ट भी हैं और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट भी हमने डाल रखे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है जी। तो शुरू करें मेरे भाई, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। एक एक सवाल मैं इसे समझाऊंगा, क्योंकि
जो बिगनर बच्चा है उसको भी आसानी से समझ में आ जाए, है ना, जो पढ़ाई में अपने आप को कमजोर भी मानता है वो भी समझ जाए। मैं ऐसे समझाऊंगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं इन सवालों की कीमत समझता हूं। ये तो सीबीटी 2 के तो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, इनके रिपीट होने के चांसेस तो और भी ज्यादा हैं। ठीक है ना बच्चों, आइए पहले सवाल से। और भाई बहुत मेहनत लगती है, तुम्हें क्या लगता है? आंसर की आते ही पहले आंसर की कलेक्ट करना, फिर उनको टाइप करवाना, है ना, वर्ड फाइल बनाना, ये अरेंज करना मेरे प्यारे भाई, रिकॉर्ड करना सुबह सुबह, बहुत मेहनत लगती है। और आपको भी इस चीज़ का एहसास होगा, और एहसास है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट जरूर करो, कि आप ये बात मानिए कि जो मैं काम यूट्यूब पे करता हूं बच्चों के लिए, फ्री मैराथन चैप्टर वाइज पढ़ाना सबसे आसान काम है और सबसे हल्का काम है, सबसे हल्का। लेकिन बच्चों को अपडेट करना, बेस्ट क्वेश्चंस कराना, हूबहू पेपर में सवाल सीधे फंसवाना, ये सबसे टफ और उच्च स्तर का काम है जो मैं करता हूं मेरे भाई। तो उसको अप्रिशिएट करो, लाइक और कमेंट जरूर करना मेरे भाई। चलिए पहला सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर इज को प्राइम। आपके सामने चार संख्याओं की जोड़ी दी है, बोला है कौन सा पेयर को प्राइम है, सहभाज्य। को प्राइम मतलब ऐसी दो संख्याओं का पेयर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका एचसीएफ 1 हो। तो 14 और 28 में 14 ही कॉमन है, को प्राइम नहीं है। 17 और 54 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यही को प्राइम है आपस में, इनका एचसीएफ 1 है 17 54 का। 21 33 में 3 कॉमन दिख रहा है, 28 49 में भी 7 कॉमन दिख रहा है। तो आंसर क्या आ गया? बी है। ये सवाल आया है एएलपी सीबीटी 2 2026 में लेटेस्ट। 72 78 और 90 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कभी भी आपको एलसीएम निकालना हो, है ना, तो कैसे करो? ऑप्शन से, है बच्चों। एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से डिवाइड हो। 90 के भीतर क्या आता है? 9, यानी कि जो भी इनका एलसीएम आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल यानी कि अंकों का योग, डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। 4 और 1 5 और 2 7, ये नहीं है प्यारे बच्चों। 4 6 10 8 18 मतलब अंकों का योग 9 यहां हो रहा है, ये हो सकता है। 4 2 6 8 14, 9 से नहीं कटेगा। 4 5 9, नहीं ये भी नहीं कटेगा प्यारे बच्चों। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यही क्या हो सकता है? इनका एलसीएम है बच्चे। ये एग्जैक्ट सवाल, एग्जैक्ट ऑप्शंस आपके पेपर के हैं जिन्हें आप चुटकियों में निपटा सकते हो प्यारे बच्चों। आइए अभी अच्छे अच्छे सवाल भी कराऊंगा आगे, पेशेंस रखो, बढ़िया सवाल भी है, हर तरह का सवाल पूछा है रेलवे ने। एलजेब्रा, यदि x प्लस 1/x 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान 18 है। ये तो मेमोरी में फिट भी होगा भाई। अगर x प्लस 1/x 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या है? k क्यूब माइनस 3 के, k क्यूब माइनस 3 के, यानी कि 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 9 18, आ गया ना। चलिए प्यारे बच्चों, आइए अगला सवाल, सवाल नंबर चौथा। देयर आर 2 टाइप ऑफ सिल्वर कॉपर एलॉयज। 2 प्रकार की सिल्वर कॉपर की मिश्र धातुएं। फर्स्ट एलॉय कंटेन 93:1/3% सिल्वर, जबकि सेकंड एलॉय में 86:2/3% सिल्वर है। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एलॉय दैट शुड बी मिक्स्ड विद सम क्वांटिटी ऑफ सेकंड एलॉय टू ऑब्टेन ए 100 kg मिक्सचर कंटेनिंग 90% सिल्वर। बहुत बढ़िया सवाल है। हम 2 एलॉय को मिलाकर एक और प्यारे बच्चों मिश्रण बना रहे हैं। तो पूछा है फर्स्ट एलॉय की कितने किलो मिलानी चाहिए। आप बताओ कैसे करते इस तरह के सवालों को? एलिगेशन, आप सिल्वर की क्वांटिटी, सिल्वर के परसेंटेज पे एलिगेशन लगा लो। भाई हमारे पास फर्स्ट जो एलॉय, फर्स्ट जो मिश्र धातु है उसमें सिल्वर है 93:1/3%। फर्स्ट एलॉय में 93:1/3% सिल्वर है। सेकंड एलॉय में 86:2/3% सिल्वर है। अब आप बताओ इनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि 100 किलोग्राम मिश्रण बने और उस 100 किलोग्राम मिश्रण में सिल्वर का परसेंटेज हो 90%। किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा प्यारे बच्चों? सीधा एलिगेशन लगाओ। अब 90 में से 86:2/3 घटाएंगे, क्या आएगा? 90 में से 87 घटाएंगे, पहले 3:1/3 आएगा प्यारे बच्चों। और 93:1/3 में से 90 घटाएंगे तो भी 3:1/3 आएगा। क्लियर है? अब रेशियो यार ये तो कट गया, यानी कि 1:1। इसका मतलब हो गया कि आपको प्यारे बच्चों दोनों एलॉय की इक्वल क्वांटिटी मिलानी है।
आपको फर्स्ट और सेकंड मिश्र धातु को बराबर अनुपात में मिलाना है। अगर मिलाने से 100 किलोग्राम मिश्रण बना है और बराबर आपने मिलाया है तो 50 किलो फर्स्ट एलॉय, 50 किलो सेकंड एलॉय, तो 50 किलो इसका आंसर आ गया। फर्स्ट एलॉय कितना मिलाना पड़ेगा? 50 केजी। समझे प्यारे भाई? आइए मित्र, सवाल नंबर है 5, ठीक है ना। एएलपी सीबीटी 2 2026, अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 का भी पेपर हुआ था, सीबीटी 2 का, वो भी मैंने सॉल्व कराया है। एएलपी सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ था उसके भी मैंने बेस्ट 118 सवाल कराए, कुछ नहीं छोड़ा हूं। भाई यही लगाते रहो, यही लगाते रहो मेरे भाई। आओ, ए बोट सेल 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन रिवर। एक नाव 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है। बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच टाइम डज द बोट टेक टू कवर द एंटायर डिस्टेंस बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो पूछा नाव को पूरी डिस्टेंस मतलब 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है। देखो बच्चों, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। अब डिस्टेंस तो हमें पता है, अगर नाव डाउन स्ट्रीम चलेगी तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई। स्टिल वाटर में स्पीड x है और करंट की स्पीड y है। 12 प्लस 4 16 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया? डाउन स्ट्रीम की स्पीड। बोट की बच्चों अप स्ट्रीम स्पीड क्या आएगी? x माइनस वाई। तो 12 माइनस 4 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, अगर नाव 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगी तो 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना टाइम लगेगा? 40 बटे 16 यानी कि 2.5 घंटे, है ना। बोट अगर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 8 की स्पीड से कितना समय लगेगा? 5 घंटे। 40 बटे 8 5 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा? 2.5 प्लस 5 7.5 घंटे। क्या आंसर आ गया? है ना बच्चों, एकदम आसान आसान प्रश्न है। आइए प्यारे भाई, सवाल नंबर है 6, एएलपी सीबीटी 2 का बनाओ। द फर्स्ट शॉपकीपर अलाउस 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 3% एंड 7%। सेकेंड शॉपकीपर अलाउस 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 2% एंड 8%। थर्ड शॉपकीपर अलाउस 10% डिस्काउंट ऑन सेम आइटम। 3 शॉपकीपर हैं। पहला शॉपकीपर कहता भाई साहब लो 3% और 7% की क्रमागत छूट। दूसरा कहता मैं दूंगा 2% 8% की लगातार छूट। तीसरा दुकानदार कहता मैं दूंगा आपको 10% की सिंगल छूट सेम आइटम पे, है ना। चलिए, फ्रॉम विच शॉपकीपर शुड ए कस्टमर बाई इफ द मार्क प्राइस इज सेम एट 3 शॉप्स। अगर तीनों शॉप पे आइटम का एमआरपी सेम है तो किस दुकान से कस्टमर को सामान खरीदना चाहिए। देखो, कस्टमर होता है हमारी तरह गरीब। कस्टमर चाहेगा कि सस्ते से सस्ता सामान मिले, यानी कि मैक्सिमम छूट मिले, है ना। कस्टमर ये चाहेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा छूट मिले, है बच्चों। ज्यादा छूट मिलेगी तो सामान सस्ता खरीद पाऊंगा। तो हमें बस ये पता लगाना है कि कौन सी दुकानदार ज्यादा डिस्काउंट दे रही है, कौन सी दुकान। ये बच्चों 3 + 7 10 हो रहा है, 2 8 10 हो रहा है। ये 10% सिंगल डिस्काउंट है, तो तीसरी दुकान से खरीदना चाहिए। क्या आएगा? बी। भाई x% और y% की 2 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होती है? x और y% का नेट डिस्काउंट होता है x + y - xy बटे 100%, है कि नहीं प्यारे बच्चों। अब यहां 3 और 7 का नेट डिस्काउंट निकालूंगा, 10 से कम आएगा ना। 3 + 7 10 माइनस 2 और 8 का भी 10 से कम आएगा नेट डिस्काउंट। लेकिन ये क्या है? 10%। तो ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा ना तीसरा दुकानदार, इसलिए कहां से खरीदना चाहिए? तीसरी शॉप से। ठीक है बच्चों, आइए। सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश की गई कोई धनराशि 5 साल में 21,500 और 8 साल में 26,000 हो जाते, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, 5 साल बाद अमाउंट हो जाता है 21,500 और 8 साल में अमाउंट हो जाता है 26,000 रुपए। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। अब बताओ, सोचना खुद ही। आपका पैसा 21,500 से 26,000 रुपए हो गया, तो यानी कि आपका पैसा बढ़ा कितना? 4,500 रुपए। कितना बढ़ा? 4,500 रुपए। कितने साल में? 3 साल में। भैया 5 साल बाद अमाउंट है, 8 साल बाद अमाउंट है, गैप कितने का? 3 साल का।
तीन साल में आपका अमाउंट 4500 रुपए बढ़ा। क्यों बढ़ा है? ब्याज की वजह से, यानी कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4500 है, तो हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1500 रुपए। हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया 1500 रुपए। लेकिन आपसे क्या पूछा है? मूलधन। देखो, अगर अमाउंट में से ब्याज घटा दो, क्या आ जाता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। हमें पता है 5 साल बाद अमाउंट हो जाता है 21,500। ये 5 साल बाद अमाउंट है। अगर मैं इसमें से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दूं, प्रिंसिपल आ जाएगा ना। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1500 रुपए। तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा प्यारे बच्चों? 7500 रुपए। तो है ना बच्चों। अब 21,500 में से आप 7500 घटा दो, कितना आ जाएगा? 14,000। क्या आ गया प्यारे बच्चों? 14,000 रुपए। और यही सवाल का आंसर है। कोई तकलीफ? ठीक है ना। बिल्कुल देखते देखते मुजाबानी आप ये सवाल बना सकते थे। बताइए, द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 15% पर एनम इज 2700 रुपी। फाइंड द सम। बोला है किसी सम ऑफ मनी पर, किसी धनराशि पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 15% की दर से 2700 रुपए। अच्छा, एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 15% है, तो बच्चों 3 साल में कितना होगा? 45%, है ना। सिंपल इंटरेस्ट एक साल में 15%, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 45%। जबकि 3 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ? 2700 रुपए। तो 45% की वैल्यू 2700 रुपए। कितने गुना? 45 छिक्का 270, 60 गुना। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 60। प्रिंसिपल होता है 100%। 100% क्या आएगा? 6000, है ना। 100% निकालो, 100 से गुणा। ठीक है ना मेरे भाई। आइए जी, लीजिए सवाल नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कितना? 5,70,000 रुपए फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बताइए बच्चे, यही ना सचिन? 5,70,000 रुपए पर 10% की दर से 1.5 साल का सीआई बताना है। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, एक बार बताओ, समय 1.5 साल है। 1.5 साल मतलब 18 महीने। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगे ना। हर 6 महीने में आपका पैसा सक्सेसिव इंक्रीज होगा। एक साल में अगर ब्याज की दर 10% है, तो इस हिसाब से 6 महीने में कितना ब्याज मिलना चाहिए? 5%। अगले 6 महीने में 5%, फिर अगले 6 महीने में 5%। तो आपको जो सीआई मिलेगा प्यारे बच्चों, 5-5-5 का सक्सेसिव मिलेगा ना। 5-5-5 का सक्सेसिव हर बच्चे को आना चाहिए 15.7625%। है बच्चों। ये सब मैं बैच में इतनी तसल्ली से पढ़ाता हूं ना मेरे भाई, कि बच्चे के लिए मजाक है कि नहीं सचिन? ये सब कितना प्रैक्टिस करवाते हैं हम बच्चों को। तो ये आया, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कितनी? प्रिंसिपल का 5,70,000 का। तो 5,70,000 रुपए का 15.7625% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। हालांकि कैलकुलेशन तो बड़ी भयानक है यार, ऑप्शंस भी काफी नजदीक है। क्या करते हैं भाई? डिजिटल सम लगाएंगे, कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं। 57 में क्या आ रहा है? 3। तो 3 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए ना। 3 का मल्टीपल देखेंगे 9। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, 4 5 9 6 2 8 8 8 24। 24 3 से कट जाएगा, अंकों का योग। यहां देख लेते हैं, 9 9 4 6 10 8 18। 18 भी हो गया। 2 5 7, ये नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, है ना। यहां देखेंगे 9 4 6 10 8 18 भी 9 हो गया। 2 2 4 5 9, ये भी 3 से कट गया, अंकों का योग है ना। कोई बात नहीं। 4 5 9, उसके बाद 8 दिया 24, 6 30, 30 2 32, ये नहीं कटेगा प्यारे बच्चों। ठीक है। तो मैं 2 ऑप्शन में फंस गया है भाई। इसके अंकों का योग यहां पे डिजिटल सम कितना आ रहा है? 8 8 8 24, यानी कि यहां पे 6। इसका डिजिटल सम है 6 और इसका डिजिटल सम आ रहा है 9। क्या आ रहा है? 9। 2 2 4 5 9, यानी कि पहला ऑप्शन केवल 3 से कट रहा है और ये ऑप्शन किससे कट रहा है? 9 से। देखो 57 में 3 आ रहा है, क्या ये नंबर भी 3 से कट रहा है? 7 2 9 6 और 6 12 5 17। नहीं, 7 2 9 6 हो गया और 5 5 10 और 11।
11 6 17 यानी कि 8, यानी कि ये नंबर 3 से कट ही नहीं रहा, केवल 57 3 से कट रहा है। तो आंसर केवल 3 का मल्टीपल आएगा, ना कि केवल 3 का मल्टीपल आएगा, 9 का नहीं आएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए? ए है बच्चों। बढ़िया, ये तरीके आपको सीखना। आपको क्या लगता है इसकी कैलकुलेशन आप करोगे? हैं? लास्ट के 4 डिजिट भी मैच सेम हो रहे हैं, है बच्चे? डिजिटल सम से ही सवाल हो सकता है। बताइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है 10 है। इन हाउ मेनी ईयर, कितने समय में 16,000 रुपए 10% पर एनम, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 18,522 रुपए हो जाएंगे। बोला है अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर एक साल में 10% ब्याज है, लेकिन आप हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। इसका मतलब आपका पैसा हर 6 महीने में 5% बढ़ेगा। सेमी एनुअली कंपाउंड का मतलब है आपका पैसा हर 6 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज करना है। 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। एक साल में 10%, हर 6 महीने में बढ़ेगा 5%। 16,000 रुपए का प्रिंसिपल 18,522 बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 2,522 रुपए, है कि नहीं सचिन? 2,522 रुपए आपको ब्याज मिला, ठीक है ना? 2,522 ही है। कितने पर? 16,000 रुपए पर, 16,000 रुपए पर। तो मुझे बताओ ये परसेंटेज में कितना इंटू 100%, ये कितना है प्यारे बच्चों बताओ? लगभग 16% ब्याज। अप्रोक्स कितना ब्याज मिलेगा? 16%। 16% से थोड़ा सा कम भाई। 16,000 का 16% क्या आएगा? 16 गुणा 16 256, 2,560। अगर 16,000 रुपए का 16% निकालूं तो 2,560 आएगा, 2,522 है, तो 16% से कम आएगा। आप बताओ, 16% से हल्का सा कम आएगा। अगर हर 6 महीने में 5% ब्याज है, तो लगभग 16% के ब्याज करीब कितने समय मिलेगा? जब 5% का 3 बार सक्सेसिव करेंगे। भाई 5% का 3 बार सक्सेसिव क्या होता है? 15.7625%, लगभग 16% के करीब। ठीक बच्चों, यानी कि प्यारे बच्चों 5% 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज करना है, तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना, टोटल 18 महीना, 1.5 साल का समय होगा। यानी कि आंसर क्या है? यह है बिना कुछ करे अप्रोक्सीमेशन से करने का तरीका, है ना बच्चों? मेथड और भी हैं, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड, समझे ना प्यारे बच्चों? दिमाग चाहिए इसको करने के लिए। ये 5 पर सबसे ज्यादा पेपर में सवाल किस पे आता है? 5%, 10%, 20%, 25% पे। ये डेटा दिमाग में रट लो तो सोल्व करने की जरूरत ही ना पड़े स्टैंडर्ड रेट को। ठीक है बच्चे, आइए सवाल नंबर 11। A trader marks an article 25% above its cost price. He allows a discount of 10% on the mark price. एक व्यापारी कॉस्ट प्राइस से 25% अबव मार्क करता है, यानी कि मार्कअप है 25%, फिर डिस्काउंट देता है 10%। आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 180 रुपए। छूट देने के बाद उसे 180 रुपए का प्रॉफिट होता है सामान पे। व्हाट इज सीपी ऑफ आर्टिकल? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सवाल में प्रॉफिट दिया है रुपए में, प्रॉफिट परसेंटेज में निकाल लो। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। आपने एक वस्तु पे 25% अबव सीपी से मार्कअप किया है, फिर 10% डिस्काउंट दिया है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 25 और -10 का सक्सेसिव, है कि नहीं? 25 - 10 - 25 गुणा 10/100%, तो कितना आएगा? यह आ जाएगा प्यारे बच्चों 25 - 10 15, 12.5%। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ प्यारे बच्चों? 12.5%। जबकि आपको प्रॉफिट हुआ कितना है प्यारे बच्चे? 180 रुपए। तो 12.5% की वैल्यू 180 रुपए के बराबर है। आपसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100%। 100% की वैल्यू निकालने, इतना ही तो सवाल था। 12.5 का 8 गुना होता है 100, 125 अट्ठे 1000, 12.5 गुणा 800, यानी कि दोनों तरफ 8 से गुणा कर दो। डायरेक्ट क्या आएगा? 100% की वैल्यू। तो यहां भी 8 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 18 अट्ठे 144, 1440 रुपए, है ना बच्चे? कितनी आसान सी बात है। आइए प्यारे बच्चों, एक डायमंड रिंग कॉस्ट 85,000। एक डायमंड रिंग की कीमत है 85,000। इट्स प्राइस इज रिड्यूस फर्स्ट बाई 11% एंड देन बाई
4% ऑन द रिड्यूस प्राइस। पहले इसकी कीमत 11% कम की जाती है, फिर कम किए गए मूल्य को 11% कम करने के बाद जो प्राइस आता है उसकी कीमत और 4% कम की जाती है ना। दोनों छूट के बाद फाइनल प्राइस अंगूठी का क्या होगा ज्ञात कीजिए। समझे प्यारे बच्चों, बताइए। एक हीरे की अंगूठी की कीमत कितनी है? 85,000। पहले इसकी कीमत 11% कम करेंगे, 100 को 11% कम करो, कीमत कितनी रह जाएगी? 89%। 100 में से 11 घटाओ। अब इसको 4% और कम करो, 100 को 4 कम करेंगे तो कीमत कितनी रह जाएगी घट के? 90। ये कैलकुलेशन करनी है। 85 में 17 आ रहा, आंसर 17 का मल्टीपल 96 है बच्चों। 624 है ना, 96 है तो 96 क्या मतलब? 3 का मल्टीपल 32 दिया 96। 96 किससे कटता है? 3 से। तो जो भी आंसर आएगा क्या आएगा? 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल देखो, 7 2 9 6 4 10, 3 से कटता ही नहीं है बच्चों। 7 2 9 4 4 8 6 14 है, 3 से नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा प्यारे बच्चों। 7 2 9 6 2 8 4 12, 12 3 से कट रहा है, अंकों का योग। यहां पे देख लेते 3 6 9 7 2 9, 4 अंकों का 3 से कट ही नहीं रहा। कौन कैलकुलेशन करे? कैलकुलेशन करने वाले पागल हैं। कैसे करिए जी? ऑप्शन से, है कि नहीं सचिन? सवाल नंबर 13। ए डीलर बाइस ए टेबल फॉर 2750। एक डीलर 2750 में टेबल खरीदता है। ही फर्स्ट मार्क्स इट अप बाय 28%, देन अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12% डिस्काउंट टू कस्टमर। एक डीलर टेबल खरीदता है, पहले वो मार्कअप करता 28%। मार्कअप का क्या मतलब है कि टेबल का अंकित मूल्य मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 28% बढ़ा के रखता है, फिर 12% डिस्काउंट देता है। ठीक है। इफ कस्टमर आल्सो पे 5% जीएसटी ऑन सेलिंग प्राइस, अगर कस्टमर सेलिंग प्राइस से पे 5% जीएसटी भी पे करता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय डीलर। डीलर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी? जीएसटी को हटा के, जीएसटी को हटा देंगे तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट परसेंटेज। और अभी तो पढ़ाया कि मार्कअप किया 28%, डिस्काउंट दिया 12%। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना होगा प्यारे बच्चों? 28 माइनस 12 माइनस 28 गुणा 12 बटे 100। इससे आसान तरीका नहीं प्यारे बच्चों। 28 माइनस 12 यानी कि 16 है ना। 28 गुणा 12 कितना आएगा? 280 और 56 336 बटे 100 यानी कि 3.3। 16 में से 3.36 घटाएंगे तो क्या आएगा? 12 पॉइंट होगा ना, 12.64 ये आ जाएगा 12.64%। क्लियर? आइए प्यारे बच्चों, ए शॉपकीपर मार्क्स ए प्रोडक्ट 75% above CP, ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 40%। व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? ये बताइए प्यारे बच्चों। एक शॉपकीपर सीपी से 75% अबव मार्क करता है, फिर 30% 40% डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा? अभी मैंने पढ़ाया। मार्कअप किया 75%, एमआरपी फिक्स करने के बाद 2 लगातार डिस्काउंट दिए 30% और 40%, इनका सक्सेसिव ही प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होगा, है ना। क्लियर है? क्या निकालना है? इनका सक्सेसिव नेट चेंज आपको निकालना है। अब चाहे 100 मान के कर लो, डेटा बहुत आसान है, चाहे रेशियो से कर लो, रेशियो से बता देते हैं, है कि नहीं सचिन। 75% मार्कअप किया, 75% मतलब 3/4, 25% 1/4, 75% 3/4 यानी कि सीपी 4 है तो मार्क प्राइस क्या है? 7। फिर डिस्काउंट दिया 30%, 30% मतलब 3/10, 3/10 डिस्काउंट, 10 पे 3 की छूट देंगे, 10 का समान 7 में। फिर 40% डिस्काउंट देंगे, 40% की फ्रैक्शन 2/5, 2/5 मतलब 5 का समान, सीधी सीधी गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा 200 और ऊपर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 7 7 49 147। या मैं कह सकता हूं कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 200 है, सीपी क्या है 200, तो आपने मार्कअप किया, मार्क प्राइस फिक्स किया, फिर आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद आपने फाइनली को सामान को 147 में बेचा। इस सीपी एसपी का रेशियो, भाई प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? सीपी और एसपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो। अल्टीमेटली आपने 200 का सामान 147 में बेच दिया, 200 के सीपी का सामान, तो आपको क्या हुआ? लॉस।
तो प्रॉफिट वाले तो आंसर होंगे ही नहीं, लॉस हुआ एक ही ऑप्शन में है। क्या ही सेट कर रहा है ये पता नहीं, है कि नहीं। 200 का अगर 147 में बेचोगे सामान तो लॉस ही हो गया ना, 100 मान के भी पकड़ लेते आप ये जल्दी से, है कि नहीं बच्चों। खत्म। 15वां सवाल बनाइए। ए टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q such that PQ OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि एक सर्कल है ना। अब इस सर्कल की एक टेंजेंट है PQ पॉइंट P पे। सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये एक सर्कल की क्या है? टेंजेंट। इस सर्कल की टेंजेंट है पॉइंट P पर। ये सर्कल का सेंटर है प्यारे बच्चों O, है ना। तो क्या बोला है, एक टेंजेंट PQ जो पॉइंट P पर खींची गई है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q। एक ऐसी लाइन से मिलती है जो सेंटर O से जाती है, सेंटर O से जाती है पॉइंट Q पर। तो ये मिली यहां पे, ये पॉइंट Q होगा। पॉइंट P पर टेंजेंट प्यारे बच्चों सेंटर से जाने वाली लाइन से पॉइंट Q पर मिलती है, तो हो गया टेंजेंट PQ। ठीक है ना। सवाल में दिया सच दैट OQ बराबर 12। OQ की लंबाई कितनी है? 12। लेंथ ऑफ PQ, टेंजेंट की लंबाई पूछे, कुछ भी नहीं प्यारे बच्चों। ये क्या है? सर्कल की रेडियस कितनी है? 5, और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों? टेंजेंट स्पर्श रेखा है और ये रेडियस है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 के सामने 12 है और ये 5 है, तो PQ की लंबाई आएगी पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 144 में से आप लोग क्या 25 घटा देंगे तो क्या आएगा? रूट 119। बिल्कुल आसान सवाल, बस तसल्ली से पढ़ के डायग्राम बनाना है। 8 संख्याओं का एवरेज 45 है। एक संख्या 59 को हटा दिया जाए तो नया एवरेज कितना होगा? यही है। 8 संख्याओं का एवरेज 45 है, एक संख्या 59 को हटा दिया जाए, नया एवरेज क्या होगा? सबसे बेस्ट तरीका क्या है? शिफ्टिंग। 8 संख्याओं का एवरेज 45 है, अब एवरेज से बड़ी संख्या हटाओगे तो एवरेज कम होगा ना। 45 एवरेज है, 45 से 59 कितना ज्यादा है? एक एवरेज से 14 बड़ी संख्या घटाओगे तो 14 का नुकसान होगा, और इस नुकसान को सारी संख्याएं बांटेंगी। 8 संख्या थी, एक हटा दी, बची कितनी? 7 संख्याएं। 14 का नुकसान 7 संख्या में बांटोगे तो एवरेज 7 दूनी 14, 2 कम हो जाएगा, यानी कि नया एवरेज होगा 45 माइनस 2 43। बी ऑप्शन। ठीक है, बताइए। 3 वर्कर XYZ एक काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं, साथ में काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? है ना। 3 वर्कर हैं, पहला X दिन में काम कर सकता है, दूसरा Y दिन में, और दूसरा 12 दिन में और तीसरा 15 दिन में। ठीक है बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है। 10, 12, 15 का एलसीएम क्या होता है? 60। हमने मान लिया टोटल वर्क 60 है। ये 10 दिन में 60 कुर्सी बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 6। ये बनाएगा एक दिन में 5, और ये 4। ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी। अगर सब लोग तीनों मिलकर काम करें तो तीनों मिलकर काम करेंगे 6, 5, 11 और 4 15 एफिशिएंसी के साथ, तो 60 कुर्सी बनाने में 15 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? 4 दिन का समय लगेगा। ये आंसर है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ? हालांकि ये तो ऑप्शन भी बहुत गंदे हैं, देखते ही आएगा 4 दिन ही आएगा। देखो X 10 दिन में करता है, कितने दिन में करता है? ये दोनों मिलकर 10 दिन से कम में कर लेंगे। एक 10 दिन में कर रहा है, एक 10 दिन से कम में कर रहा है, तो दोनों मिलकर 5 से कम में कर लेंगे। एक ही है ना। आइए सवाल नंबर आपके सामने 18 करें। 3 पाइप एबीसी एक टंकी को 12, 18, 24 घंटे में भर सकते हैं। ए लीक एट दी बॉटम कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 36 आवर। एक लीक जो बॉटम में 36 घंटे में खाली कर सकता है। सारे पाइप ओपन कर दिए जाएं, इन हाउ मेनी आवर विल द टैंक बी फिल्ड। अगर सारे पाइप ओपन कर दिए जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? उसी तरह का सवाल है ना। ALP CBT 2 में बताइए। कुल मिला के यहां पे 3 पाइप ABC तो भरने वाले हैं और एक लीक क्या खाली करने वाला। ए 12 घंटे में भर सकता है, सचिन। B 18 घंटे में, और C 24 घंटे में।
तल में एक लीकेज है, लीकेज के कारण भरी टंकी 36 घंटे में खाली हो जाता है। लीकेज टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? टैंक की कैपेसिटी क्या मान लेते हैं? 12, 18, 24, 36 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 72। ये सब तो 72 के सीधे बच्चे। इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 6, 12 छिंग 72। एक घंटे में कितना भरेगा? 4। इसकी एफिशिएंसी आएगी 72/24 3। ये लीकेज पाइप 72 यूनिट खाली करेगा 36 घंटे में, एक घंटे में खाली करेगा 2। इसकी एफिशिएंसी आएगी कितनी? माइनस का। तो अगर सारे पाइप ओपन कर दिए जाए तो ये टंकी भरेंगे 6, 4, 10, 3, 13, -2, 11। 11 एफिशिएंसी के साथ। तो 11 एफिशिएंसी के साथ 72 यूनिट टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 72/11 घंटे। तो 11 छिंग 66, 6 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना? डी बनाइए। सवाल नंबर आपके सामने 19। पाइप ए और बी एक टंकी को 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। द वाटर टैंक इज 1/4 फुल। वाटर टैंक 1/4 भरा हुआ है, 1/4 वाटर टैंक भरा हुआ है, ठीक है ना भाई? इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, अगर सारे पाइप ओपन कर दिए जाएं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक? टैंक के बचे पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा? देखो 1/4 टैंक भरा हुआ है कि नहीं सचिन? 1/4 भरा हुआ है तो यानी कि अभी खाली कितना है? 1 में से 1/4 घटाएंगे 3/4। तो हमें टंकी का केवल 3/4 हिस्सा ही भरना है ना, यही पूछा है। ए 8 घंटे में भर सकता है, भी 12 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? 8 × 12/8 + 12 यानी कि 20। दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने घंटे में भरेंगे? ये होता है ना x × y/x + y शॉर्टकट, ठीक है बच्चे? अगर एक पाइप x घंटे में भरता है, दूसरे y घंटे में, दोनों मिलकर भरेंगे x × y/x + y घंटे में। हमें टंकी का 3/4 हिस्सा भरना है ना, रिमेनिंग 3/4 है। 3/4 भरने में कितना समय लगेगा? 3/4 से गुणा तो आएगा 4 तिया 12। तो 3 तिया 9 × 72, 72/20 कितना आएगा? 3.6 है कि नहीं? 3 तिया 9 × 72/20 आ गया ना, 3.6 आवर। 3.6 आवर्स का क्या मतलब है? 3 घंटे 36 मिनट। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर कैसे? देखो 3 घंटा तो है ही, अब ये 0.6 आवर है। 0.6 आवर, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 0.6 आवर में कितने मिनट होंगे? 0.6 को 60 से गुणा कर देंगे, क्या आ गया? 36 मिनट। आइए प्यारे भाई, एक पंप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है ना? ए पंप कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर्स। ड्यू टू ए लीक इन द टैंक इट टेक्स 4.5 आवर टू फिल द टैंक। लीक की वजह से टैंक भरने में 4.5 घंटे लगते हैं, ठीक है? इन हाउ मच टाइम कैन द लीक एम्प्टी द फुल टैंक इफ नो अदर एंट्री और एग्जिट रूट्स आर ओपन। लीक अकेले भरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है अगर कोई भी और पाइप चालू ना हो, ना एंट्री का ना एग्जिट का? यार ये इतने सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। एक पंप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, यही ना सचिन? लेकिन टंकी में एक लीकेज है, लीकेज की वजह से भरने में 4.5 घंटे लगते हैं। देखो भरेगा तो पंप ही, लेकिन अगर पंप के साथ साथ लीकेज भी चालू रहे तो टंकी 4.5 घंटे में भरी जाती है। अब ये पूछा है कि नहीं? ये पूछा है प्यारे बच्चों कि लीकेज कितने समय में टंकी खाली कर सकता है? 3 और 4.5 9 ही आएगा प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम है 9 तो, है ना? सीधा शॉर्टकट, लीकेज कितने समय में खाली कर सकता है? देखो ऐसे सवालों का स्पेशल तरीका है। पंप और लीकेज मिलकर भरते हैं 4.5 घंटे में, पंप भरता है 3 घंटे में। पंप का पता, लीकेज का मिसिंग है ना, तो लीकेज कितने समय में खाली करेगा? 3 × 4.5 और नीचे 3 और 4.5 का डिफरेंस यानी कि 1.5 है बच्चों। और 1.5 से 4.5 3 बार जाएगा, 3 तिया 9 घंटे, खत्म, है ना बच्चों? कोई एलसीएम फैल्सियम की जरूरत नहीं होती प्यारे भाई। और आपको अगर ऐसे ही तरीके सीखने कि कम लिखना पड़े, है ना, सोचे ज्यादा लिखे कम, करें कम, नंबर पूरे आए, तो आप सिलेक्शन व एप्लीकेशन पर रेलवे फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके पढ़ो मेरे भाई। देखिए मैथ्स और रीजनिंग की तो हम ये गारंटी देते हैं कि आप 100% स्कोर करोगे। और साइंस अगर आपने 2 धुरंधर से पढ़ लिया मेरे भाई,
है ना। कुछ हरीश सर से समझ आएगा, कुछ राधिका मैम से साइंस में, तो समस्या है बच्चों की। जैसे राधिका मैम बायोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाती है, हरीश सर फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं प्यारे भाई, बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन से। आप पढ़ो, फिर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, अगर किसी बच्चे का मैथ रीजनिंग साइंस मजबूत हो जाए, ठीक है, क्योंकि जीके चीज पे उतना ध्यान है नहीं, समझे प्यारे बच्चों। रेलवे बोर्ड में इंपॉर्टेंट साइंस है प्यारे बच्चों, और जीके जीएस भी आपको बहुत बढ़िया पढ़ने को मिलेगा। एक बार पढ़ो, फाउंडेशन मजबूत करो, 5 महीने लगेंगे, उसके बाद धर्राटे से पेपर दीजिए और निकालिए, ठीक है। 21वां सवाल है सचिन, करें। A plane parallel to the base divide a cone of height 40 centimeter into two parts. If the volume of upper smaller cone formed is 1 by 64 of volume of original cone, calculate the height of plane from the base of cone. बहुत बढ़िया। मान लो इस तरीके से कोन है, यही ना प्यारे बच्चों, ये कोन है। A plane parallel to base divide a cone of height 40 centimeter in two parts. अब बेस के पैरेलल प्यारे बच्चों इसमें कट लगाया गया, 2 हिस्सों में बांट दिया, एक छोटा कोन बना है और एक ओरिजिनल कोन है ही। तो यहां पे जो ओरिजिनल कोन है इसकी हाइट कितनी है, 40 सेंटीमीटर, ये बोला है ना सवाल में। अब सवाल बोला है कि आधार के समांतर एक समतल 40 सेंटीमीटर हाइट वाले कोन को 2 भाग में विभाजित करता है। दिख रहा है एक छोटा कोन एक बड़ा कोन। बोला है वॉल्यूम ऑफ अपर स्मॉलर कोन फॉर्म्ड इज 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। छोटे कोन का वॉल्यूम बड़े कोन के वॉल्यूम का 1/64 है। तो पूछा है हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम द बेस ऑफ कोन। ये जो प्लेन काटा गया है ये बेस से कितनी हाइट पर काटा गया, ये वाली हाइट आपसे पूछी है प्यारे बच्चों कि बेस से कितनी हाइट पर, ये बेस है ना, बेस से कितनी हाइट पर ये काटा गया है, ये हाइट पूछी। बहुत बढ़िया सवाल। देखो ऊपर वाला छोटा कौन बड़ा कौन सिमिलर होंगे, इनके वॉल्यूम का रेशियो 1/64 है वॉल्यूम का रेशियो, तो इनके हाइट का रेशियो क्या आएगा, क्यूब रूट। वॉल्यूम के रेशियो का क्यूब रूट कर लो तो हाइट का रेशियो आ जाएगा 1/4। ये छोटे और बड़े कोन की हाइट का रेशियो आ गया। अगर बड़े कोन की हाइट 4 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है तो छोटे कोन की हाइट 1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगी। इससे बढ़िया तरीका नहीं। बड़े कोन की हाइट 40, छोटे कोन की हाइट 10, तो कट लगाया गया बेस से 30 सेंटीमीटर की हाइट पे। 40 - 10 30। चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी पर आप समझ नहीं पाते, तो ये 30 सेंटीमीटर की हाइट पे आंसर है, डी ऑप्शन है ना। 22वां, ए कॉनिकल टेंट हैज ए बेस रेडियस ऑफ 14 एंड हाइट ऑफ 48। एक टेंट है जिसके बेस की त्रिज्या 14 मीटर है, ऊंचाई 48 मीटर। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ एयर कैन इट होल्ड। इसमें कितने क्यूबिक मीटर हवा आ सकती है, ये ना सचिन, हवा कितनी आएगी भैया टेंट में, जितना टेंट का वॉल्यूम होगा। यानी कि हमें क्या निकालना है, टेंट का वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। 22 मतलब क्या 11, तो आंसर जो भी आएगा 11 का मल्टीपल होगा। भाई सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कॉनिकल टेंट में कितनी हवा आएगी, टेंट का वॉल्यूम क्या होता है कॉनिकल टेंट का, शंक्वाकार तंबू का, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 का स्क्वायर इंटू हाइट 48, ये आएगा ना प्यारे बच्चों। अब इतनी कैलकुलेशन कौन करे, हमें सीधा देखना है कि भैया जब आंसर इंटीजर है तो ऊपर 22 तो कटेगा नहीं, 22 के भीतर क्या आएगा 11। तो ऐसे सवालों में हमेशा आंसर क्या आता है 11 का मल्टीपल। ये चेक करते हैं पहले, फिर दूसरा देखेंगे। 9 5 14 और 8 6 14, 14 14 का डिफरेंस 0, 11 से कट रहा है। 8 5 13 और 9 6 15, 13 15 का डिफरेंस 2, 11 से नहीं कटता। ऑड और इवन प्लेस के डिजिट के सम का क्या लेंगे डिफरेंस। 9 6 15 और 8 5 13, 15 13 का डिफरेंस 2, 11 से नहीं कटेगा। 9 6 15 और 13 डिफरेंस 2, ये भी 11 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है, ये क्या है आंसर, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। 23, सरकमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 88। एक सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस क्या होता है सर्कल, ठीक है ना, सर्कल की सरकमफरेंस 88 दी है। जैसे इसका बेस सर्कल है ना, इसकी सरकमफरेंस दी 88, इसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर। बेलन का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच।
पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7। आंसर इंटीजर में कोई दशमलव अप्रोक्स में तो है नहीं, तो 22 में आता है 11, तो 11 का मल्टीपल आएगा, है भैया। ये नंबर 11 से कटता है? 9 5, चेक कर लेते हैं। 9 5 14 - 2, 11 से नहीं कट रहा, तो 9 5 14 और 7 का डिफरेंस 7, ये भी 11 से नहीं कट रहा, ये 11 से कट गया, है ना। 9 4 13 और 2 का डिफरेंस, ये देखेंगे 9 4 13 और 7 का डिफरेंस 6, ये भी 11 से नहीं कट रहा। अरे हम क्यों सॉल्व करें, मुंह भुकाया एग्जामिनर अपना, है कि नहीं। ऐसी तोड़ दो सवालों को। आइए सवाल नंबर 24। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है बच्चों। मनोज कैन इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन शुगर बाई ओनली 15% फ्रॉम हिज इनकम। चीनी 20% महंगी होगी, मनोज भाई सब सदमे में आ गए, कहेगा चाय तो जरूर पीऊंगा, लेकिन मनोज अपनी इनकम से चीनी पे खर्चा केवल 15% ही बढ़ा सकता है। चीनी 20% महंगी हुई, मनोज ने खर्चा बढ़ाया केवल अपना 15%। इन ऑर्डर टू बैलेंस हिज एक्सपेंडिचर बाई व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ शुगर कंज्यूम। अपना इस जो है एक्सपेंडिचर को, इसको बैलेंस करने के लिए कोई खर्चा केवल 15% ही बढ़ाना है, तो चीनी थोड़ी कम खानी पड़ेगी ना मनोज भाई को। तो पूछा है चीनी की खपत, चीनी का कंजम्पशन कितने % कम करना चाहिए। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट सवाल है। 100 मान के कर लेते हैं। मान लो जैसे चीनी की कीमत 100 रुपए किलो है, कितना है 100 रुपए किलो। चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, तो 100 से 20% बढ़ के कितनी होगी 120। अब चीनी की कीमत होगी 120 रुपए किलो, 1 किलो चीनी मिलेगी 120 की, है ना। लेकिन मनोज जी ने अपना खर्चा चीनी पे केवल 15% बढ़ाया। पहले 100 रुपए की चीनी खरीदते थे, तो अब 100 से 15% ज्यादा, यानी कि 115 की खरीद लाएंगे। लेकिन 1 किलो चीनी हो कितने की गई है अब 120 की बजाय आप 115 की चीनी खरीद रहे हो, 5 की चीनी कम खरीद रहे हो, ये आपका खर्चा क्या हो जाएगा, इतनी चीनी खपत कम होगी, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों कितने पर 120 पर, तो ये आ गया 1/24 का मतलब होता है क्या 4:1/6%। स्टैंडर्ड है ये, 4:1/6% कंजम्पशन कम करना चाहिए। ये बताइए। A ladder is leaning against a wall and makes an angle of 60 degree with the ground. The length of ladder is 24 meter. Find distance of foot ladder from the wall. बार है 30 60 90 है। एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है। मान लीजिए इस तरीके से ये दीवार है और दीवार के सहारे ये एक सीढ़ी टिकी हुई है, ऐसे ही है ना। और ये सीढ़ी भूमि के साथ है ना, कितना एंगल बनाते हैं 60 डिग्री का। तो एंगल कितना है 60 डिग्री का एंगल है प्यारे बच्चों। सीढ़ी की लंबाई 24 मीटर, ये लंबाई सीढ़ी की 24 मीटर है। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द वॉल। ये वॉल हो गया दीवार, और ये क्या आ गया लेडर का फुट। तो दीवार से लेडर के फुट की दूरी, ये दूरी आपको बता रही है ना, ये कितनी आएगी भाई, ये 90 है, ये 60 है, तो कितना 30 डिग्री है भाई। 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है 12 मीटर। क्या आ जाएगा, है ना। 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3। अगर आपसे पूछा दीवार की हाइट, तो आंसर क्या आ जाता 12√3। 1:√3:2 होता है ना। आइए प्यारे बच्चों अगला 26वां सवाल। दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में गतिमान है। दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। पहली ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और यह 54 की स्पीड से चल रही। दूसरी ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। पूछा हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। जब दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगी तो कितनी डिस्टेंस जाएंगी, दोनों की लंबाई का सम, यानी कि 120 मीटर प्लस 180 मीटर, कितना आ गया 300 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगा S1 + S2, है ना। एक ट्रेन की स्पीड है 54, दूसरे की 72, तो 54 + 72 कितना आएगा 126। लेकिन 126 किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, है कि नहीं।
अब आंसर आएगा सेकंड में, क्योंकि आप लंबाई मीटर में है और स्पीड मीटर पर सेकंड में बदल ली। ठीक है ना बच्चों, बताइए। 18 सत्ते 126 और 5 से 300 कितनी बार? 60 बार, है ना। 60 को 7 से भाग देंगे तो 7 अट्टे 56 और 4 7 पंजे 35, है ना। ठीक है, तो 8.57 आएगा, फिर 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 8.57 सेकंड के आसपास अप्रोक्स बी। आइए प्यारे बच्चों बताइए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 27, करो भाई। A train X crosses a man. A train X crosses a man who is sitting in another train Y, which is moving in opposite direction in 8 seconds. बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार नहीं कर रही, दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पर्सन को पार कर रही है ना। एक ट्रेन X जो है ट्रेन Y में बैठे एक आदमी को क्रॉस करती है। कौन सी ट्रेन? X। ट्रेन Y विच इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, 8 सेकंड में पार करते हैं। हाउएवर बोथ द ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ट्रेन X टेक्स 20 सेकंड टू पास द सेम मैन। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो ट्रेन X उसी आदमी को पार करने में 20 सेकंड लेगी। यही है सचिन। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन X इज 360 मीटर, ट्रेन X की लंबाई 360 मीटर है, एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन Y जिसमें आदमी बैठा हुआ उसकी लंबाई 240 मीटर है, तो पूछा ट्रेन Y की स्पीड क्या है। बहुत बढ़िया सवाल, गजब क्वेश्चन। देखो लॉजिक क्या है, जब कोई ट्रेन, जैसे ट्रेन X है, ट्रेन Y में बैठे किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन X खुद की लंबाई क्रॉस करेगी, है ना। ट्रेन X ट्रेन Y को पार नहीं कर रही, ट्रेन X एक आदमी को पार कर रही है जो कि ट्रेन Y में बैठा है। तो जब ट्रेन X आदमी, दोनों ही केस में ट्रेन X पार कर रही है आदमी को, तो भैया ये ट्रेन X कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर, है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो हमें ट्रेन Y की लंबाई की जरूरत ही नहीं है इस सवाल में, है कि नहीं प्यारे बच्चों। और यहां पे दो केस दिए, एक अपोजिट डायरेक्शन वाला और सेम डायरेक्शन वाला। ठीक है बच्चे, आपसे पूछा ट्रेन Y की स्पीड, हमने मान लिया कि ट्रेन X की स्पीड है S1 और ट्रेन Y की स्पीड है S2। ये ना प्यारे भाई, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन X जो है ट्रेन Y में बैठे पैसेंजर को पार करते, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 प्लस S2 ना। बोलो, जब ट्रेन X ट्रेन Y में बैठे किसी आदमी को पार करेगी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रेन X भी चल रही है, आदमी भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 प्लस S2। आदमी ट्रेन Y में बैठा है तो जिस स्पीड से ट्रेन Y चल रही है आदमी उसी स्पीड से चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 बराबर क्या आएगा? डिस्टेंस बटे टाइम। ट्रेन X पार करती है ना आदमी को, तो ट्रेन X की लंबाई है 360 मीटर और टाइम कितना लगा? 8 सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो 360 बटे 8 कितना आ गया? 45। कितना आ गया? 360 बटे 8 आ गया आपका 45। ये किस में आया? मीटर पर सेकंड में, है ना प्यारे बच्चों। अब बोला है कि अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है तो ट्रेन X जो है सेम आदमी को 20 सेकंड में पार करेंगी। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 माइनस S2 है भैया। डिस्टेंस 360 मीटर ट्रेन X पार करती है कितने सेकंड में? 20 सेकंड में, तो रिलेटिव स्पीड आएगी 360 बटे 20, 18 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछे? ट्रेन Y की स्पीड। ट्रेन Y की स्पीड यानी कि S2, दो संख्याओं का सम दिया है और डिफरेंस दिया है, तो छोटी वाली संख्या क्या आएगी प्यारे बच्चों? घटा दीजिए, क्या आएगा? S2 का मान 45 में से 18 घटाएंगे 27 बटे 2, 27 बटे 2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो क्या करते हैं? 18 बटे 5 से गुणा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना, 18 बटे 5 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, ये आएगा। ठीक है ना, तो बटे 10 है, 7 अट्टे 56 बटे 10 करेंगे तो 0.6 आएगा एंड में। कौन सा आंसर है? क्या आएगा बच्चों? पूरी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है ना। इन दोनों इक्वेशन को घटाएंगे S2 आ जाएगा। बढ़िया सवाल है ये। आइए, 420 रुपए को ABCD के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अच्छा यहां पे X घुसा दिया रेशियो में, X का मान आपसे पूछा है। चलिए
चार लोग हैं ए बी सी टी। 420 रुपए को एबीसीडी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए बी का रेशियो कितना है बच्चों, 4:x। ये सचिन, बी से सी का रेशियो कितना, x रेशियो, तो बी का x है तो सी का 7। उसके आगे क्या बोला है, सी डी का रेशियो है 6:x-3। ये तो अलग हो गया ना, 6:x-3। सवाल के अनुसार बी और सी को कुल 210 रुपए मिलते हैं, एक्स का मान बताओ। तो पहले इन दोनों रेशियो को मर्ज कर लेते हैं ना। ए बी का रेशियो 4x है, बी सी का x 7 है, लेकिन यहां सी अलग अलग है ना दोनों रेशियो में, 7 और 6। क्या करना पड़ेगा, सेम। 7 और 6 का एलसीएम 42, तो 42 बनाने के लिए क्या कर दो, ऊपर 6 से गुणा, और नीचे 42 बनाने के लिए क्या कर दीजिए, 7 से गुणा। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों बताओ, 6 चौक 24 रेशियो 6x रेशियो 42 और रेशियो 7 से गुणा करेंगे तो 7x-21। ये ए बी सी डी चारों का रेशियो आ गया प्यारे बच्चों, है कि नहीं, कोई तकलीफ इसमें। बी सी को कुल 210 रुपए मिलते हैं, 420 रुपए को बांटा गया है चार लोगों के बीच में। बी और सी को 210 रुपए मिले, यानी कि आधा 420। ये तो बहुत आसान हो गया भैया, डेटा ऐसा है। 420 रुपए को सचिन चार लोगों में बांटा ए बी सी डी के बीच में, बी और सी को 210 रुपए मिले, आधा, यानी कि बाकी आधा पैसा ए और डी को मिला होगा ना, 210 रुपए। 210 रुपए बी और सी को और 210 रुपए ए प्लस डी को, तो बस इक्वल कर दो ना। बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी है, बी प्लस सी है 6x+42, 6x+42 यूनिट, बराबर आना चाहिए ए प्लस डी। ए प्लस डी कितना है, ये कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 7x+3, 24 - 21 3 आ गया ना। तो x कितना आएगा, उधर चला जाएगा, 42 - 3 39। x की वैल्यू कितनी आएगी, 30। ये अच्छा सवाल है ना बच्चे। रेशियो मर्ज करना था, फिर एक ही स्टेप है आगे। आइए, 11 संख्याओं के मीन, 11 संख्याओं का मीन माध्य 10.9 है। पहली 6 संख्याओं का माध्य 10.5 है, लास्ट 6 संख्याओं का माध्य यानी कि मीन 11.4 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए, 6th नंबर बताओ। ये जो क्वेश्चन है ये ओवरलैपिंग वाला सवाल होता है बच्चों। हमारे पास कुल कितनी संख्या, 11। 11 संख्याओं का एवरेज दिया, 11 संख्याओं का, पहली 6 संख्या और ये बाद की 6 संख्याओं का मीन दिया है, तो 6 और 6 तो 12 हो गई ना। संख्या टोटल कितनी है, 11। तो जो छठी संख्या 2 बार रिपीट आ गई ना, ये पहली 6 संख्याओं में भी होगी और लास्ट की 6 संख्याओं में भी। ऐसे सवाल को करने की डायरेक्ट ट्रिक है। 11 संख्याओं का मीन कितना है, 10.9, तो हमने छठी संख्या भी क्या मान ली, 10.9 मान ली। तो 11 संख्याओं का मीन 10.9 है, तो मीन 10.9 से क्या करेंगे, कंपेयर। 11 संख्याओं का मीन है 10.9, पहली 6 संख्याओं का 10.5, 10.9 से 10.5 कितना कम है, 0.4 कम है। 6 संख्याओं का मीन 0.4 कम है भाई। सभी संख्याओं का मीन है औसत 10.9, लास्ट की 6 संख्याओं का 11.4। 10.9 से 11.4 तो ज्यादा होगा, कितना ज्यादा है, 0.5। 0.5 ज्यादा है 6 संख्याओं का मीन। तो ये टोटल कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3 - 2.4 0.6 आ गया। कितना आ गया, पॉइंट। ये आपका डेविएशन आ गया। जो भी डेविएशन आएगा वो इसमें एज इट इज जोड़ दो प्यारे बच्चों, एज इट इज। तो कितना आ गए, 11.5 आ गया। क्या आंसर है यहां पे, कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्तों। आइए, व्हाट द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है, बनाइए बच्चों। हाँ जी, त्रिकोणमिति का सवाल है, वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक भी साफ साफ दिख रहा है। देखो क्या है, कॉस ए अपॉन 1 - tan ए। tan ए का मतलब क्या है, साइन बटे कॉस है भाई, प्लस शॉर्ट में लिखा करो साइन ए अपॉन 1 - cot ए। cot का मतलब कॉस बटे साइन, यही है ना बच्चों। अब आप देखना, अगर आप एलसीएम लोगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर बटे कॉस माइनस साइन, यही आएगा ना। और यहां एलसीएम लोगे प्यारे बच्चों, इस साइन के ऊपर गुणा हो जाएगी, साइन स्क्वायर बटे साइन माइनस कॉस। ऐसे एलसीएम लोगे ना, साइन माइनस कॉस, ये आ गया, खेल खत्म।
प्यारे बच्चों नीचे सेम है, यहां कॉस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कॉस सेम ही चीज है, बस माइनस का ही तो फर्क है। तो अगर एलसीएम ले लिया जाए कॉस माइनस साइन, ऊपर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, देखो साइन माइनस कॉस है, अगर इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा कॉस माइनस साइन, माइनस कॉमन लूंगा यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर है बच्चों। बोलो साइन माइनस कॉस में से माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा कॉस माइनस साइन, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को कॉस माइनस साइन से डिवाइड करेंगे कॉस प्लस साइन ही आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से भाग करेंगे ए प्लस बी, बेसिक से भी जल्दी हो रहा है सवाल। बताओ एक आदमी की सैलरी में 3 लगातार वर्ष में 10, 20 और 50% की वृद्धि होती है, पर ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन दी सैलरी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में सैलरी में परसेंटेज इंक्रीज बताइए हैं। 10, 20 और 25% बढ़ रहा है, 3 साल में कुल परसेंटेज वृद्धि क्या होगी इनका सक्सेसिव है कि नहीं सचिन? 10% बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है, तो इनका सक्सेसिव क्या आएगा 65%। यार मेंटली कर सकते थे तो दिमाग में आप लोग, डेटा बहुत आसान है, 100 मान के भी कर सकते हैं और सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए। सक्सेसिव का फॉर्मूला आप देख लो, 20 और 25 का सक्सेसिव क्या होता है 50, 20 प्लस 25 45 और 20 गुणा 25 500/100 5 50। फिर 50 का सक्सेसिव किसके साथ 10 के साथ, 10 और 50 का सक्सेसिव तो 60 से बड़ा आएगा ना, है ना, 60 से बड़ा एक ही ऑप्शन ये भी दिख रहा है। 10 और 50 का सक्सेसिव जानते हो ना कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 50 प्लस 10 गुणा 50/100, रेशियो से भी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो कितना आएगा 60 प्लस 5 65%। ये सेम सवाल कराया हमने 30 डेज मींस उसमें फ्री बैच में, सेम सवाल है कि नहीं। आइए 32 सवाल, एक 42 लीटर सॉल्यूशन में शुगर वाटर का रेशियो 2:5 है। इफ ड्यू टू इवेपोरेशन द वॉल्यूम इज रिड्यूस बाय 35%। हमारे पास चीनी पानी का एक घोल है, इसमें चीनी और पानी का रेशियो 2:5 है। अब हम क्या करते हैं, चीनी पानी को गर्म करते हैं, घोल को गैस पे रख के, तो इवेपोरेशन की वजह से, वाष्पीकरण की वजह से वॉल्यूम 35% घट जाता है, घोल का वॉल्यूम 35% कम हो जाता है। एंड ओनली वाटर इवेपोरेट्स, केवल वाटर ही पानी भाप बन के उड़ता है, चीनी तो उड़ेगी नहीं प्यारे बच्चों। न्यू रेशियो क्या होगा वाटर शुगर का। अच्छा सवाल है, लॉजिक है। तो 42 लीटर, पहली बात तो रेशियो बताना है तो इसकी कोई जरूरत है नहीं आपको। शुगर वाटर का रेशियो 2:5 है प्यारे भाई, सही है ना। तो टोटल सॉल्यूशन कितना है 7, 2 + 5 7। अब गर्म करते हैं 35% वॉल्यूम कम हो जाता है, वाष्प जो है 35% वॉल्यूम कम हो जाता है। तो 7 का 35% कितना होता है भैया 210 और 35 245 यानी कि 2.45। 7 की 35 में गुणा करेंगे 245%, 100 से भाग 2.45, यानी कि वॉल्यूम 2.45 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम शुगर में से कम नहीं होगा, किस में से, पानी भाप बन के उड़ता है, यानी कि पानी अगर 5 था तो 5 से 2.45 क्या हो गया कम। तो अब जो नया घोल होगा उसमें शुगर तो 2 ही रहेगी, लेकिन वाटर घट के रह गया आपका 2.55। ये रेशियो आएगा नया रेशियो शुगर वाटर का, है कि नहीं। बढ़िया सवाल प्यारे बच्चों। दशमलव हटाएंगे, अगर यहां दशमलव हटाएंगे तो इधर 2 जीरो, इससे जाएगा 5 से 240 बार और 5 से ये 51 बार, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 40 रेशियो 51। क्या आंसर आएगा। सवाल नंबर 33 बनाइए। एन आर्टिकल इज बोट फॉर 300 and its price is increased by 5.5%. The resulting price is then reduced by 8%. Find the final selling price. बताइए बच्चों, एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी जाती है, इसका प्राइस पहले 5.5% बढ़ाया जाता है, ये सचिन, और उसके बाद जो प्राइस आता है उसको 8% घटाया जाता है। तो फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा, फाइनल सेलिंग प्राइस क्या है प्यारे बच्चों ये बताइए। ये ऑप्शन है
आंसर एग्जैक्ट ही है, क्योंकि रेलवे की अच्छी बात है कि अगर लगभग आंसर होता तो बोल देता भाई साहब लगभग बताइए, है कि नहीं। एग्जैक्टिव आपके पास दो तरीके समझ आ रहे हैं, है भाई। या तो आप यहां पे लास्ट डिजिट मैच कर लो, सबका अलग अलग है, या फिर इसकी क्या कर लीजिए आप, एप्रोक्स कैलकुलेशन। क्या कर लें, एप्रोक्स। एप्रोक्स भी फर्क है ना, बताओ सचिन कौन सा बता दूं। एप्रोक्स कर लेते हैं ना भाई। पहले 5.5% प्राइस बढ़ाया जाता है, फिर 8% घटाया जाता है, तो नेट चेंज कितना आया, 5.5 और -8 का सक्सिव, 5.5 -8 माइनस 5.5 गुणा 8/100, 5.5 गुणा 8 क्या आ गया, 5.5 गुणा 8 44 आ गया ना, 44/100 क्या आ गया, 0.44 ये आया प्यारे बच्चों। तो 5.5 में से 8 घटाऊंगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 2.5 और माइनस का 0.44, यानी कि लगभग आ गया माइनस का 3%। एप्रोक्स कितना आ गया, लगभग 3% कीमत कम हो जाएगी, 3% के बहुत करीब आया है। माइनस का 2.5 माइनस का 0.44 माइनस का 2.94 आया, लेकिन अप्रोक्स 3%। तो अगर वस्तु की कीमत 300 रुपए है तो लगभग 3% कम हो जाएगी। 300 का 3% होता है 9 रुपए कम करोगे तो कितना रह जाएगा, 291। 291 के करीब क्या है ना। तो ये भी तरीका, आप यूनिट रिलेटिव मैच कर सकते हैं, मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। 34वां सवाल, द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। एक डायमंड की कॉस्ट उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज्यादा वेट होगा उसका स्क्वायर करेंगे उस रेशियो में कॉस्ट बनेगी, यही बोला है। ए डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद वेट्स इन द रेशियो 2:4:1:3। एक हीरे को 4 टुकड़ों में तोड़ा जाता है 2:4:1:3 के अनुपात में, यही बोला है ना। इफ इट हैड बीन ब्रोकन इंटू 4 इक्वल पीसेस, अगर ये 4 इक्वल पीसेस में टूटा होता, 4 बराबर पीसेस में टूटा होता, द लॉस वुड हैव बीन 60,000, तो 60,000 रुपए का लॉस होता है ना बच्चों। व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ डायमंड, डायमंड की ओरिजिनल कॉस्ट ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, हमारे डायमंड की कॉस्ट उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक डायमंड है, उसको हमने 4 पीसेस में तोड़ दिया, 4 पीसेस में तोड़ दिया, वेट का रेशियो 2:4:1:3 है, यही है ना 2:4:1:3। तो टोटल वेट कितना होगा, 2 4 6 और 1 7 3 10 होगा ना। तो जो हमारा डायमंड है उसका वेट एक्चुअली है कितना, 10, वेट 10 है, तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट क्या आएगा, 10 का स्क्वायर 100। तो हीरे का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितना है बच्चों, 100 यूनिट। 100 यूनिट है ना प्यारे भाई। अब क्या हुआ, अगर 4 बराबर टुकड़ों में तोड़ते, हीरे का वेट कितना है, 2:4:1:3 के रेशियो में तोड़ा है तो टोटल 10 है। अगर 4 बराबर टुकड़े में तोड़ते तो हर टुकड़े का वेट कितना होता, 10/4 यानी कि 5/2 है ना। हर टुकड़े का कॉस्ट कितना होता, ईच टुकड़े का 5/2। तो हर टुकड़े का कॉस्ट क्या आता, हर टुकड़े का कॉस्ट आता 5/2 का स्क्वायर, यानी कि 25/4। हर टुकड़े का कॉस्ट क्या आएगा प्यारे बच्चों, 5/2 का स्क्वायर 25/4। लेकिन 4 टुकड़े हैं तो 4 टुकड़े का कॉस्ट क्या आएगा, 4 से गुणा, है कि नहीं। तो 4 से 4, यानी कि अगर ओरिजिनल कॉस्ट 100 था, है सचिन, तो अब 4 अगर बराबर टुकड़ों में तोड़ेंगे तो कॉस्ट कितना रह जाएगा टुकड़े का, तो नुकसान कितने का होगा, 75 यूनिट का नुकसान होगा, जबकि नुकसान हुआ कितना है, 60,000 रुपए का ना। 75 यूनिट की वैल्यू है 60,000 रुपए, कितने गुना, 75 8 600 800 गुना। अगर ये 800 गुना है तो 100 की वैल्यू भी 800 गुना आ जाएगी। ओरिजिनल कॉस्ट पूछा है ना आपसे, 100 का 800 गुना यानी कि 80,000 रुपए। बड़े सवाल है ना, ठीक है, लेकिन ऐसे सवाल हम कराते हैं। ये बताइए, ए साइक्लिस्ट कवर 120 मीटर इन 16 सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, then immediately cover 180 meter in 24 seconds on a similar road segment. What is average speed during the entire journey? Average speed, औसत चाल बतानी। औसत चाल का कॉन्सेप्ट क्या है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। साइकिलिस्ट जाता है पहले 120 मीटर, फिर उसी रोड पर 180 मीटर, टोटल दूरी कितना गया, 120 प्लस 180 300 मीटर, है ना। साइकिलिस्ट को समय कितना लगा, पहले 16 सेकेंड और फिर 24, 16 प्लस 24 40 सेकेंड, तो 300 मीटर गया 40 सेकंड में। तो एवरेज स्पीड क्या है, 300/40 यानी कि
7.5, ठीक है ना, 15/2 हो गया, 7.5 मीटर पर सेकंड, खत्म। पर सेकंड में ही बताना है। ये बताइए सवाल नंबर 36 करो बच्चों। देखो जब मैं बेस्ट क्वेश्चन कराता हूं तो मैं जरा सा भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, ना मोटिवेशन ना इमोशन बाजी ना कोई ज्यादा प्रमोशन, मैं शुरू में बता देता हूं, क्योंकि ये वही बच्चा दिखेगा जो नौकरी लेगा। बाकी तो भीड़ सब पकड़ना चाहते, मुझे भीड़ नहीं पकड़नी, मुझे काम के मेहनती बच्चे चाहिए, समझे। लेट सी बी ए सर्कल एंड ए बी एंड डी ई बी टू कॉर्ड्स ऑन सी सच दैट ए बी बराबर बीई। भाई अच्छा सवाल दिख रहा है ये। सी एक सर्कल है, सर्कल का नाम है सी, ए बी डी ई दो कॉर्ड है, अलग अलग हो गई ना ए बी डी ई, ए बी बी ई बराबर है इन द क्वालिटल ए बी ई डी, चतुर्भुज ए बी ई डी में ए ई और बी डी एफ पर काटते हैं। चलो पहले चतुर्भुज ए बी ई डी बनाना है जिसमें ए बी बी ई क्या रहे, बराबर हैं। चित्र बनाने की कोशिश करो, ए बी बी ई बराबर रखना है ना, तो ऐसे कर लेते हैं, ये बराबर दिख रहे हैं और ये ऐसे है ना बच्चे। तो हम आपके सामने चतुर्भुज बना देते हैं इस प्रकार से, ए बी ई डी, ये है ना सचिन। इस चतुर्भुज में ए बी और बी ये दोनों साइड क्या हो गई, बराबर। अब दिख रहा है दो कॉर्ड है ए बी और डी ई, देखो अलग अलग कॉर्ड होगी ना, ये ए बी हो गई और ये डी होगी। ए ई और बी डी एफ पर काटते तो ए ई और बी डी, ए ई और बी डी, तो ये ए ई है डायगोनल और ये बी डी है डायगोनल। कहां काट रहे हैं, पॉइंट एफ पर एक दूसरे को काटते हैं। एंगल डी बी ई 55 डिग्री, डी बी ई कहां है, डी बी ई बताओ, डी बी ई यही है ना, डी बी ई, ये कितना है 55 डिग्री का। उसके बाद एंगल बी ए ई 40, बी ए ई की तरह बी ए ई, ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री का। तो आपसे पूछा क्या है, एफ ई डी, एफ ई डी, ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूछा है ना, बताओ ये वाला एंगल कितना है, बताइए प्यारे भाई। देखो पहली बात तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी ई को देखूं सचिन के, ट्रायंगल ए बी को, ये दो साइड बराबर है ना, साल में साफ साफ बोला है कि ए बी और ई दोनों साइड क्या हैं, अगर दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर होंगे। ये 40 डिग्री है, इस सेम इस साइड के सामने 40 डिग्री, तो सेम इसी साइड के सामने ये एंगल भी कितना आएगा, ये तो 40 डिग्री आ गया। मुझे ये निकालना है, ये जो एंगल है प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल में आ रहा है बीई डी में, खत्म सवाल। आप इस वाले आर्क को देखो, इस आर्क से ये एंगल बन रहा है बी ए ई 40, तो ये एंगल भी कितना होगा, सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते हैं कि नहीं। अगर एक सर्कल है, सर्कल का मान लीजिए आप ये वाला चाप पकड़ लो, इस चाप से अगर ये वाला एंगल थीटा बनना है तो सेम इसी आर्क से दूसरा एंगल भी, ये भी कितना बनेगा बच्चे, थीटा थीटा, बता खत्म। आप इस वाले जो है ट्रायंगल को देखो, तीन एंगल है, तीनों का सम क्या होना चाहिए 180, तो 40 40 80 बचा 100, 100 माइनस 55 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री का है, कुछ है ही नहीं, है ना। बढ़िया सवाल। 37 नंबर, यदि रोहन की इनकम 20% बढ़ जाती है और उसका खर्चा 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में 1200 रुपए की वृद्धि होती है। यदि उसकी मूल आय 12,000 रुपए थी, रोहन की ओरिजिनल इनकम कितनी है 12,000 रुपए, तो उसका ओरिजिनल खर्चा कितना था। मान लीजिए कि बचत बराबर आय माइनस खर्चा, मानेंगे क्यों, होता है ये, है कि नहीं बच्चों, बताइए। रोहन की इनकम 20% बढ़ जाती है सचिन, खर्चा बढ़ जाता है 10%, बचत 1200 रुपए बढ़ जाती। आप सुनना, बचत 1200 रुपए बढ़ जाती, बचत का मतलब क्या होता है, इनकम माइनस खर्चा। रोहन की ओरिजिनल इनकम 12,000 रुपए है, रोहन की ओरिजिनल इनकम कितनी है सचिन 12,000 रुपए, 12,000 रुपए इनकम है, इनकम कितनी बढ़ी 20%, 12,000 का 20% आ गया 2400 रुपए। रोहन की इनकम बढ़ी 2400 रुपए, रोहन की बचत कितनी बढ़ी है
रोहन की बचत बढ़ी है 10%, जबकि रोहन का खर्चा बढ़ा है 10%, बचत बढ़ी है 1200 रुपए। रुपए वाली चीज लिखते हैं ना एक साथ, है कि नहीं प्यारे बच्चों? सबको मेरी बात समझ में आई? रोहन कुछ कमाता है, कुछ खर्च करता है, कुछ बचाता है। रोहन की ओरिजिनल इनकम है 12,000, इनकम बढ़ गई 20%, 12,000 का 20% 2400 रुपए इनकम बढ़ गई। रोहन की बचत बढ़ी है 1200, तो मुझे बताओ रोहन का खर्चा कितना बढ़ा होगा? 1200। इनकम में से अगर बचत घटाएंगे तो क्या आएगा? खर्चा, है ना बच्चों? इनकम माइनस खर्चा, इनकम माइनस बचत क्या है? खर्चा। यानी कि खर्चा कितना बढ़ा रोहन का? तो मैं कह सकता हूं कि रोहन का खर्चा 1200 रुपए बढ़ा है। जबकि रोहन का खर्चा बढ़ा कितना है? तो रोहन का खर्चा 10% बढ़ा है। 10% की वैल्यू कितनी है? यानी कि रोहन का खर्चा 10% बढ़ा, खर्चे का 10% 1200। यही तो पूछा खर्चा कितना तो और जल। रोहन के खर्चे का 10% 1200, तो खर्चे का 100% क्या है? यानी कि ओरिजिनली 12,000 कमाता था, 12,000 ही क्या कर रहा था? खर्च। ठीक है बच्चों, खर्चे का 10% अगर 1200 है तो खर्चे का 100% 12,000 कुछ है ही नहीं प्यारे बच्चों। बताइए, सवाल नंबर आपके सामने 38 है। एक पिता ने अपने पुत्र PQRS में दो विभिन्न राशियां बांटी, है ना। एक फादर ने 4 लौंडे बुलाए PQRS, इधर आ जाओ बच्चों, और इनको दो डिफरेंट अमाउंट दिए। फर्स्ट अमाउंट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5-4-3-2। पहला अमाउंट बांटा गया 5-4-3-2 के रेशियो में, ठीक है ना भाई। दूसरी राशि को 6-7-8-9 के रेशियो में बांटा गया। सेकंड अमाउंट बांटा गया 6-7-8-9 के रेशियो में। सही है सचिन? दूसरी राशि पहली राशि की 3 गुनी है। सेकंड जो अमाउंट है फर्स्ट का 3 गुना है। पूछा है विच सन विल गेट मैक्सिमम अमाउंट, किस सन को मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा? पी को, क्यू को, आर को, एस को। 5-4-3-2 है, 6-7-8-9 है। अभी तो सबका टोटल सेम ही है 11, है ना बच्चों। लेकिन प्यारे भाई यहां एक झोल है इस सवाल में, है ना। एक फादर ने अपने 4 बच्चों को बुलाया, है ना। फादर के पास कुछ पैसा, उसके 2 हिस्से करे। पहला अमाउंट बांटा 5-4-3-2 के रेशियो में, दूसरा अमाउंट बांटा है सचिन किसना? 6-7-8-9 के रेशियो में। जो सेकंड अमाउंट है वो पहले अमाउंट का 3 गुना है। अच्छा, पहला अमाउंट है कितना? 5-4-9, 3 12 और 2 14। पहला अमाउंट है 14। दूसरा अमाउंट कितना है प्यारे बच्चों? 6-7-13 और 8 21 और 9 30। दूसरा अमाउंट है 30। जबकि प्रश्न के अनुसार दूसरा अमाउंट पहले का 3 गुना होना चाहिए। पहला है 14, तो 14 का 3 गुना होना चाहिए, यानी कि 42, है ना। यानी कि सेकंड अमाउंट की वैल्यू कितनी बननी चाहिए? 42 बननी चाहिए सेकंड अमाउंट। जबकि सेकंड अमाउंट की वैल्यू कितनी है? 30। तो 30 को अगर 42 बनाना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? 1.4 से गुणा। 14 42 होता है, तो सेकंड अमाउंट को 1.4 से क्या करेंगे? हो गया 1.4 से गुणा, 30 गुणा 1.4, 42 आ गया। हो गया बच्चों बात पूरी। तो इस हिसाब से आप मुझे बताओ पी को कितना मिला, क्यू को कितना मिला, आर को कितना मिला और एस को कितना मिला? पी को मिला यहां से कितना? 5, 14 में से 5, यहां से कितना मिला? 6 का 1.4 गुना, 6 का 1.4 गुना यानी कि 8.4। तो पी को मिलेगा टोटल जोड़ के 13 पॉइंट, है कि नहीं। क्यू को कितना मिला? यहां से 4, और यहां से कितना मिला प्यारे बच्चों? 7 का 1.4 गुना यानी कि 9 पॉइंट। अच्छा सवाल है भाई, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। आर को कितना मिला? वहां से 3, और यहां से कितना मिला? 8 की 1.4 में गुणा करेंगे तो 14 ठीक 11.2, है ना। यहां कितना मिला प्यारे बच्चों? एस को 2, और यहां 9 की 1.4 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 12.6। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा यहां पर किसको मिल रहा है? इसको मिला 13.4, इसको 13.8, इसको 14 पॉइंट, इसको 14 पॉइंट। सबसे ज्यादा किसको मिला? एस को। बड़े सवाल है बच्चे, कोई तकलीफ? या कितना? 13.4, ये कितना प्यारे बच्चों? 13.8, ये 14.2, ये 14.6। तो सबसे ज्यादा एस को मिला कि नहीं? इस पुत्र को अधिकतम राशि मिलेगी। बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 39।
PQR 3 बल्लेबाज हैं, द रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय देम इन ए मैच वर एज फॉलोज। PQ के 5-7 है, QR ने जो रन बनाए उनका रेशियो 2-3 है। उन्होंने कुल 765 रन बनाए। R द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। 3 बल्लेबाज हैं PQR, P और Q ने जो रन बनाए उसका रेशियो 5-7 है, QR ने जो रन बनाए उसका रेशियो 2-3 है। तो PQR द्वारा जो रन बनाए गए उसकी संख्या का रेशियो क्या आएगा सचिन? क्या आएगा रेशियो? 5 दूनी 10 रेशियो 7 दूनी 14 रेशियो 7 तिया 21। सीधा तरीका होता है प्यारे बच्चों रेशियो को मर्ज करने का। तो पूछा आर द्वारा कितने रन बनाए, आर द्वारा कितने रन बनाएगा? 21 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 21 और 14 35 और 10 45। 21/45 कितने का? 765 का। बताइए प्यारे बच्चों, हैं 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 3 से 21 7 बार, तो कितना आ गया? 7 गुणा 51 आ गया ना अभी 357। कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है बच्चे, आइए 5 संख्याओं का एवरेज 30 है। उनमें से 4 संख्याएं हैं 25, 35, 28 और 32। पांचवी संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया, इतना टफ सवाल है, खुद ही देख लो। 5 संख्याओं का एवरेज 30 है, तो भैया कंपेयर करने पर नेट डेविएशन क्या आना चाहिए? 30 से 0। 30 से 25 5 कम है, 35 5 ज्यादा है, 30 से 28 2 कम है, 30 से 32 2 ज्यादा है। तो नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए, तो पांचवी संख्या प्यारे बच्चों 30 ही होगी, ठीक है नहीं? हो गया ना, कोई फर्क नहीं आया, खत्म। आइए निम्न डेटा की मीडियन बताओ। मीडियन क्या है? सवाल नंबर 41 करो। माध्यिका क्या होते हैं? बीचों बीच की संख्या। पहले आप इनको असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जो बीचों बीच में नंबर आएगा वही क्या? इनकी मीडियन। यही ना प्यारे बच्चे? ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 संख्या है। 16 संख्या तो बीचों बीच में 2 आएंगे। एक तो आएगा 16 का आधा 8वां और एक आएगा 9वां, है ना? 8वीं और 9वीं संख्या आपको निकालनी और इनको जोड़ के करना है आधा। ये होगा ना मीडियन। मीडियन ये होगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखो इनमें कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 10। 10 के बाद इनमें है 15, है ना? और तो कुछ नहीं है। 10 के बाद 15, 15 के बाद 16 नहीं है कहीं पे, 17, 17 के बाद है 18, 18 के बाद है यहां पर 19 भी है, 19 के बाद तो 20 ही है, 20 के बाद है प्यारे बच्चों यहां पर आपका 23। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 6 हो गई ना? 2 7। अब मिलेगी 8वीं संख्या। 8वीं संख्या कौन सी? अब 23 के बाद 23 के बाद 23 के बाद हो गया प्यारे बच्चों 24। 24 के बाद अगला है 25। तो यानी कि जो मीडियन होगा वो 24 और 25 का आधा होगा। 24 + 25/2। तो माध्यिका आ गई कितनी? 24.5, है ना? क्या आंसर है ना? और भाई बताऊं, ये CBT 2 के सवाल करा रहा हूं मैं आपको। CBT 1 के सवाल ज्यादा बढ़िया थे, है ना? आप ALP CBT 1 के मैंने बेस्ट क्वेश्चन करा रखे हैं ना, उसको देखना, इसके क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया थे। हमेशा रेलवे का ट्रेंड है कि CBT 1 का पेपर, ऐसा नहीं CBT 2 टफ आता है। इधर गया, ये रहा। CBT 1 का पेपर ज्यादा बढ़िया बनता है गणित रीजनिंग का, ठीक है ना? आइए प्यारे बच्चों ये बनाओ सवाल नंबर 42 करिए। ए ट्रेडर बाइज 187 पेन्स एट 23 रुपी ईच। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन 7 पेन्स गेट डैमेज। रास्ते में 7 पेन डैमेज हो गए। कैन नॉट बी सोल्ड और बेचे नहीं जा सकते। ही सेल्स रिमेनिंग पेन एट 27 रुपए ईच। बाकी बचे पेन 27 रुपया के हिसाब से बेचती है, पर पेन 27 रुपया। फाइंड दिस प्रॉफिट परसेंटेज, और इसका आंसर बताना लगभग में दशमलव के एक स्थान तक। सुनिए, एक व्यापारी ने 187 पेन खरीदे। ये सचिन, एक पेन 23 रुपए का, तो 187 पेन कितने के खरीदेगा? 187 गुणा 23 के,
अब रास्ते में पेन ले जा रहा था, 7 पेन डैमेज हो गए, 187 में से 7 डैमेज हो गए, तो पेन बेचेगा कितने? 180। 180 पेन बचे, और एक पेन बेचेगा 27 रुपए ईच, तो 180 पेन कितने के बेचेगा? 180 गुणा 27 रुपए के। तो कुल मिला के पेन इतने के खरीदे और इतने के बेच दिए। तो प्रॉफिट क्या आएगा प्यारे बच्चों? इनका रेशियो, रेशियो लीजिए प्यारे बच्चे। कुछ कट ही नहीं रहा यहां तो, है कि नहीं? कोई नहीं भाई, ये तो फिर करना ही पड़ेगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शंस भी यार काफी करीब है कि नहीं? ज्यादा हवाबाजी नहीं कर सकते हैं भाई, काफी करीब है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चे। 187 गुणा 23 कितना आ जाएगा? 23 सत्ते 161 और 1 16, 23 अट्ठे 184 और 16 200, 0 20, 23 से कम 23 और 20 43, 4301। और ये कितना आएगा? 180 गुणा 27 है भैया। 180 गुणा 27 कितना आएगा? 540 से 54 कम 486, 4860, ठीक है ना? 18 की 27 में गुणा कर लो पहले, 360 फिर 126 जोड़ लेंगे, क्या आएगा? 486 हो गया, 4860। अल्टीमेटली 4301 का सामान 4860 में बिका। तो 4301 को सचिन 4300 मान लो ना, ये कितना आ रहा है? 4301। भाई परसेंटेज में तो काफी फर्क है यहाँ पे। 4301 को लगभग 4300 मान लो प्यारे बच्चों, यानी कि 0 से 0। अल्टीमेटली 430 का सामान गया 486 में, तो कितना हुआ भैया प्रॉफिट? 56 का प्रॉफिट हो ना, 56 का प्रॉफिट हो कितने पर? 430 पर। परसेंटेज में इंटू 100%, ये बहुत करीब आएगा आपका, ठीक है ना बच्चों? अब 0 तो कट ही गया, 560 बटे 43, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 43 से कम 43 बचेगा कितना? 13 130, 43 तिया 129, 3 तिया 9 3 12, 43 तिया 129, यानी कि बहुत करीब आया किसके? 13% के। आंसर क्या है ना? वो ये करना ही पड़ा और कोई रास्ता नहीं है। आइए सवाल नंबर 43। एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है 7 सेंटीमीटर हाई, रेडियस ऑफ बेसिस 22.22। कोन का बेस सर्कल ही होता है बच्चों। तो एक कोन की हाइट दी है 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दी है 22.2 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस ऑफ इट्स बेस 3.7 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ कोन। एक कोन को पिघला के दूसरा कोन बना दिया, दूसरे कोन की हाइट पूछी है। जब भी हम पिघलाते हैं तो वॉल्यूम क्या रहना चाहिए? सेम, तो वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं। अच्छा, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब मैं वॉल्यूम को इक्वल करूंगा तो 1/3 पाई तो कट ही जाएगा ना, फिक्स वैल्यू होने की वजह से। तो कल रेडियस का स्क्वायर गुणा हाइट करो। पहले कोन के बेस की रेडियस है 22.2, तो 22.2 का स्क्वायर इंटू हाइट 7। दूसरे कोन के बेस की रेडियस है 3.7, 3.7 का स्क्वायर इंटू दूसरे कोन की हाइट मैंने एच मान ली है ना, कि मान कोन की हाइट क्या? एच। तो रेडियस का स्क्वायर गुणा हाइट, यानी कि वॉल्यूम को क्या कर दिया? बराबर। हालांकि हाइट जो भी आएगा 7 का मल्टीपल आएगा, ये 7 तो कटने वाला नहीं है ना कहीं, ये नंबर 7 से नहीं कटता, ये 7 से कटता है। 7 21, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता। आंसर क्या आ गया है ना बच्चों? बाकी आप देख सकते हैं 37 से 222 कितनी बार जाएगा? 37 तिया 111, 37 छिक्का 222, 37 से 222 जाएगा 6 बार, स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि टोटल कट जाएगा कितनी बार? 36 बार। तो 36 सत्ते आ गया 210 और 42 252, ठीक है बच्चों? आइए सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 44, बनाइए। सोहन कवर से टोटल डिस्टेंस ऑफ 760 किलोमीटर टू रीच हिज होम, ट्रेवलिंग पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। सोहन अपने घर पहुंचने के लिए 760 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ ट्रेन से और कुछ कार से, सही है ना? He takes 8 hours when he travel 160 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। अच्छा, ये वो वाला सवाल है भाई। सोहन टोटल 760 किलोमीटर जाता है बच्चों, कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ कार से। ये सचिन बोला है 8 घंटे लगते हैं अगर वो 160 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, बाकी कार से।
टोटल 760 किलोमीटर जाना है, 160 किलोमीटर ट्रेन से गया, तो फिर कार से कितना जाएगा, 600 किलोमीटर, है कि नहीं। समय कितना लगा, 8 घंटे। 8 घंटे का समय लगा जब 160 किलोमीटर ट्रेन से गया, बाकी 600 किलोमीटर किससे जाएगा, कार से। टोटल हो गया 760 किलोमीटर। अगली लाइन है, इफ ही ट्रेवल 240 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाई कार, हिज जर्नी टेक 12 मिनट्स लॉन्गर। अगर वो 240 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी कार से जाए, रिमेनिंग डिस्टेंस कार से, 760 में से 240 गया ट्रेन से, तो 760 किलोमीटर में से 240 घटाओ, बचा 520 किलोमीटर। तो बचा 520 किलोमीटर जाएगा कार से, तो उसकी जर्नी में 12 मिनट ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर पहले 8 घंटे लगता था तो अब लगेगा 8 घंटे 12 मिनट, ये लगेगा ना, 8 घंटे 12 मिनट लगेगा प्यारे बच्चों। डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार, ट्रेन कार की स्पीड का डिफरेंस बताओ प्यारे बच्चों, ये पूछा है आपसे। चलिए 4 ऑप्शन है कि नहीं, है सचिन, कैसे होगा। अगर आप गौर से देखें तो इस सवाल का डेटा बहुत आसान है, ऑप्शन भी आसान है। ऑप्शन किस में, इंटीजर में। ऑप्शन इंटीजर में, तो ट्रेन और कार की स्पीड भी इंटीजर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखो ट्रेन से जा रहा है 160 किलोमीटर, कार से 600 किलोमीटर, समय भी लग रहा है 8 घंटे, इंटीजर। यानी कि ट्रेन की स्पीड ऐसी होगी जो 160 को आसानी से डिवाइड कर दे, 600 को आसानी से डिवाइड कर दे, और क्या आ जाए यहां प्यारे बच्चों 8 घंटे 12 मिनट। ये भी तो आसान नंबर है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो इस सवाल को सॉल्व ना करके कैसे कर लेते, हिट एंड ट्रायल से। बताइए, इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रखे हैं, बहुत सारे तो नहीं, कभी कभी साल में एक आध बार आता है बच्चे। ट्रेन और कार की स्पीड इंटीजर होगी ऐसी कि यहां आसानी से डिवाइड करके 8 आ जाए। तो यहां तो थोड़ा मुश्किल है, यहां फोकस करते हैं। ट्रेन जा रहा है 160 किलोमीटर, यहां 240 किलोमीटर। 160 और 240 दोनों को आसानी से डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है, 80। 80 लेके चेक करते हैं कि ट्रेन की स्पीड हमने मान ली कि माना 80 किलोमीटर पर आवर है। अगर ट्रेन की स्पीड 80 मान लेते हैं तो 160 जाने में लगेगा 2 घंटे, तो यहां लगेगा 6 घंटे, क्योंकि 2 और 6 8। तो कार अगर 600 किलोमीटर जाओगे 6 घंटे से, तो कार की स्पीड क्या आ जाएगी, 100। अगर आप कार से 600 किलोमीटर 6 घंटे में जाओगे, कार की स्पीड आएगी 100 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का डिफरेंस 80 और 100 का 20 ऑप्शन में मैच भी हो रहा है, ये आंसर होगा बेटा, खत्म, है ना। 80 अगर आप जाओगे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जाओगे ट्रेन से, ट्रेन में कितना लगेगा, 3 घंटे। कार से जाओगे 100 किलोमीटर की स्पीड से, स्पीड है किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चे। तो 520 किलोमीटर जाने में लगेगा कितना, 5.2 आवर्स। तो कितना लगेगा टोटल, 3 और 5 8.2, तो 8 घंटे 12 मिनट, मैच हो गया, खत्म। कुछ नहीं करना मेरे भाई, इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं इस सवाल का। अगर डेटा इजी है, बिना सॉल्व करे क्या करें, हिट एंड ट्रायल, है ना। इंटीजर संख्या ढूंढो जो डिवाइड करती हो। सवाल नंबर 45, यस। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के सवाल आपके पेपर में आए हैं। 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8, 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4, 2x प्लस y माइनस z बराबर 1। ये 3 आपको इक्वेशंस दी हैं, क्रमशः x y z ज्ञात कीजिए, और 4 ऑप्शन है ना बच्चों। आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन x y z की वैल्यू ऐसी तो है नहीं कि बहुत मुश्किल या बहुत बड़ी बड़ी आ रही है फ्रैक्शन में, है बच्चों। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा कैसे चेक करिए, ऑप्शन से। जिस ऑप्शन से एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां रखने पर सेटिस्फाई कर गया, वही क्या हो जाएगा, आंसर। एक एक रख के देख लेते हैं। जैसे 2 1 3 हमने क्या रखा, 2 1 3, 2 1 3 यहां रखेंगे तो 2 3 6 माइनस 2 4 और 9 13, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना। 1 2 3 रखते, 3 एकम 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 9 8, सेटिस्फाई कर रहा है ना। एक्स की जगह अगर 1 रखेंगे 3 एकम 3 माइनस का 4 और प्लस का 9, तो आ गया प्यारे बच्चों, आ गया 9 3 12 माइनस 4 8। यहां रख के देखो, एक्स की जगह 1, 4 एकम माइनस का 6 और वाई की जगह
जेड की जगह 3, 3 दूनी 6, 4 आ गया, 6 कट जाएगा 4, सेटिस्फाई कर गया। देखो एक्स की 1 रखें, 2 एकम 2 प्लस 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, सेटिस्फाई कर गई। क्या आंसर बी ऑप्शन रखने पे, है ना मेरे भाई। तो यही बेस्ट तरीका है करने का प्यारे बच्चों। चलिए एक और सवाल है, 2 शिफ्ट बनी ना मैथ्स की, है बच्चों, अलग अलग ट्रेड की, मैकेनिकल वगैरह की, सबकी अलग अलग पेपर हुए हैं प्यारे बच्चों, लेकिन मैथ्स की 2 ही शिफ्ट है ना। फिर से एक और सवाल है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। क्या आएगा सॉल्व करने से, -3x प्लस 2y माइनस जेड बराबर -1, ठीक है ना। 6x माइनस 6y प्लस 7z बराबर -7, 3x माइनस 4y प्लस 4z बराबर -6। सही है, थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है सचिन। रख रख के चेक कर लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। पहला वाला x2 y1 z -3, x2 रखेंगे माइनस का 6 प्लस का 2 प्लस का 5, नहीं प्लस का 3 हो गया ना, माइनस का 6 प्लस का 2 और प्लस का 3, तो -6 प्लस 5 हो गया -1, सेटिस्फाई कर रहा है। यहां देखते हैं x की जगह 2, 2 छिक्का 12 माइनस का 6 और माइनस का 21, तो -6 -21 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, है ना। दूसरी क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, 12 -6 और माइनस का 21, है ना बच्चों। तो फिर हम दूसरा ऑप्शन रख के चेक करेंगे, x2 y2 z -1, x की जगह 2 रखेंगे माइनस का 6, y की जगह 2 रखेंगे प्लस का 4, z की जगह -1 रखेंगे प्लस का 1, तो -6 प्लस 5 -1 संतुष्ट है, यही आंसर है भैया। बी ऑप्शन भी सेटिस्फाई होगी ना, एक्स की जगह 2 रखेंगे 2 छिक्का 12, वाई की जगह 2 -2 छिक्का 12, जेड की जगह -1 -7, 12 12 कट गया -7 आ गया ना। यहां रख के देख लो प्यारे बच्चों, एक्स की जगह 2 2 तिया 6, वाई की जगह 2 2 चौक 8 और जेड की जगह -1 -4, तो क्या आ गया प्यारे बच्चों 6 -12 माइनस का 6, है ना मेरे भाई। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है, बी। आइए अगला सवाल, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बताइए इसको सरल करके क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट 91 डिवाइडेड बाई 7 कितना 13 और 7 पंजे 35, तो 13 प्लस 35 कितना आ गया 48। तो ये वाला ब्रैकेट प्यारे बच्चों सॉल्व करने से आ गए यहां पर 48, सही है। 7 6 42 कितना आ गया जी, अच्छा हाँ 7 6 42, 42 माइनस 48 कितना आ गया माइनस का 6, 7 6 42 और ये माइनस का 48 माइनस का 6, यानी कि यहां से यहां तक की चीज सॉल्व करने पर कितनी आ चुकी है माइनस का 6। उसके बाद 11 ऑफ 7 कितना आ गया 77, 77, 125 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ गया 25, ये डिवाइड भी है मल्टीप्लाई भी है, तो पहले डिवाइड होगा 99 डिवाइडेड बाई 11 9 9 सत्ते 63 और माइनस ये कितना आ गया प्यारे बच्चों 17 ऑफ 7, 17 सत्ते 119 और ये माइनस का 6, सबसे लास्ट में माइनस 6 ना, तो माइनस 119 और 6 माइनस का 100 माइनस 125 प्लस 25 क्या आ गया माइनस का 100, 77 प्लस 63 कितना आ गया 140, 140 माइनस 100 40 एच भी कर रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो पेशेंस के साथ करेंगे कि स्टेप तो आंसर आएगा, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों बनाएंगे सवाल नंबर 48, करो। ये भी बोर्ड मास का सवाल है, निम्नलिखित को सरल करेंगे। तो सबसे पहले 60 माइनस ये मझला ब्रैकेट है ये सॉल्व करना है और इसको डिवाइड करना है जी ये, तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं ना सचिन, तो ये सॉल्व करने पर क्या आएगा -1 गुणा -1 1, 1 प्लस 2 3, 3 गुणा 5 ये 15 आ गया। उसके बाद ये पूरा का पूरा सॉल्व होगा प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा सॉल्व होगा ना, स्मॉल ब्रैकेट फिर
मजला। तो बताओ -16 -19 कितना आ गया? -35 और -2 -37। -37 गुणा -8 तो प्लस हो जाएगा। तो 60 माइनस, ये है -60 गुणा माइनस का, ये -37 है, -60 गुणा -37 तो प्लस हो गया प्यारे बच्चों। तो +60 गुणा 37 आ गया और बटे में डिवाइडेड बाई 15, बटे का 15, कुछ कटा ही नहीं तो बटे 15 आएगा। 15 की 60 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 900। 900 माइनस 8 गुणा 37 कितना आ गया? 240 और 56 296 है ना? 240 296, तो 900 में से 296 घटाएंगे क्या आएगा? 604। तो 604 बटे 15, देखो पहला वाला ऑप्शन आंसर है। समझे ना मेरे भाई? आइए 49वां सवाल करिए। आपको आंकड़े दिए हैं, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 45 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी है। आपको दिया प्यारे बच्चों मीन, है ना? मीन कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, बताओ जल्दी से। मीन निकालते हैं प्यारे बच्चों, ये ऑब्जर्वेशन से, है ना बच्चों? क्लास मीन निकालने का कॉन्सेप्ट है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सभी आंकड़ों का योग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे देखिए 10 और 20 के बीच में कितने नंबर हैं? 23। तो 10 और 20 का आप मीन ले लीजिए। 10 और 20 का मीन कितना आएगा? 15। मैं कह सकता हूं कि 15 लिखना है कितनी बार? 23 बार। 20 और 30 का मीन ले लीजिए 25। 25 आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है 30 बार। 30 40 का मीन है 35। 35 कितनी बार लिखना है? 31 बार। 40 और 50 के है 45, आपको लिखना है 45 बार। 50 और 60 का क्या है? 55। 55 लिखना है आपको x बार। ठीक है ना बच्चे? तो आप क्या निकाल लीजिए प्यारे बच्चों? सम। भाई अगर मैं मीन को मल्टीप्लाई कर दूं फ्रीक्वेंसी के योग से, है ना? अगर मीन को फ्रीक्वेंसी के योग से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? सभी आंकड़ों का सम आ जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई। ये 10 और 20 का मीन है ना 15, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 23। तो 15 गुणा 23, 25 गुणा 30, 35 गुणा 31, 45 गुणा 45 और 55 गुणा x, ये क्या आ जाएगा? सभी आंकड़ों का, है ना बच्चे? हालांकि गुणा कर सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, या और भी कुछ सोचें? इतनी गुणा नहीं करना चाहते आप? डिजिटल सम लगा के देखें। डिजिटल सम लगाते एक बार, ऑप्शन चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 1 8 9 और इसका डिजिटल सम आएगा 1, x का मान पूछा है ना, इसका आएगा 1 8 9 यानी कि 8 और इसका डिजिटल सम आएगा 1 6 7। हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, तो क्या लगा लें भाई? डिजिटल सम लगा लेते हैं। आप बताओ, डिजिटल सम निकालो प्यारे बच्चों। सम, योग का डिजिटल सम आप निकाले। योग का 15 का कितना सचिन? 1 5 6 और 2 और 3, 6 पंजे 30 यानी कि 3। डिजिटल सम आ गया 3। 25 का मतलब 7, 7 तिया 21, 21 का डिजिटल सम 3 प्लस 35 का मतलब 3 5 8, 31 का मतलब 4, तो 8 चौक 32, 32 का डिजिटल सम 5, 45 का मतलब 9, तो 9 मतलब डिजिटल सम 0, 55 मतलब 5 5 10 यानी कि 1 गुणा x बराबर क्या आएगा? मीन है 45 बराबर क्या आएगा? ये सभी आंकड़ों का योग आ गया। ये क्या आएगा? मीन गुणा फ्रीक्वेंसी का योग। मीन कितना है? 45। 45 की किसी में भी गुणा करते रहो, 45 9 का मल्टीपल है, तो डिजिटल सम क्या आएगा? 0। डिजिटल सम क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 0। तो यहां से x का मान क्या आएगा? 3 3 6 6 5 11 मतलब 2, ये उधर जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। उधर चला जाएगा 3 3 6 5 11, 11 को जोड़ेंगे 2, -2 यानी कि क्या आ गया प्यारे बच्चों? 7। ये डिजिटल सम निकाला। अगर कभी भी डिजिटल सम नेगेटिव आए तो क्या कर देंगे? उसमें 9 जोड़ दो, -2 में 9 जोड़ देंगे 7। तो जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम होगा 7। इसका 9 1 है, एक ही ऑप्शन है इसका डिजिटल सम 7 है। क्या आंसर? है कि नहीं? अगर डेटा आसान लगे है भैया तो आप सिंपल भी गुणा कर सकते थे, हमने क्या लगा लिया?
है ना, बढ़िया, मस्त है। ठीक है प्यारे बच्चों, 49वां सवाल था प्यारे भाई, और मैं खत्म करने वाला हूं। तो सब बच्चे सिलेक्शन वे रेलवे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब पर सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो उसकी आंसर की हम ही सॉल्व कराते हैं। हाँ, ये जो भी क्वेश्चन है आप इनको इस किताब के भीतर भी पा सकते हैं, रेलवे मैथ संपूर्ण मंथन, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में प्यारे बच्चों है बच्चे। इसमें रेलवे के 3600 प्लस क्वेश्चन है चैप्टर वाइज 2018 से आज तक के हर एग्जाम के। कोई बच्चा बुक से प्रैक्टिस करना चाहता है तो ये बेस्ट बुक है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें हर टाइप का एक सवाल है। अब देखिए इसकी खास यूनिक बात क्या है कि इसमें हर क्वेश्चन के साथ QR कोड है, स्कैन करा तो मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी समझाऊंगा रिटन सॉल्यूशन के साथ साथ। तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगा लो। जितने भी रेलवे के एग्जाम है सबके गणित इसी एक किताब के भीतर है, CBT 1 भी CBT 2 भी, इसलिए संपूर्ण मंथन है। ठीक है बच्चे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे प्यारे, कमेंट जरूर करना। आखिरी सवाल, लास्ट सवाल, सवाल नंबर 50, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 40 है, x का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह का ही सवाल है प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना खुद से, ठीक है ना। इतने सारे सवाल मैंने आपको करा, एक तो आप करोगे अब, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, इसी के साथ रेलवे ALP CBT 2 2026 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है प्यारे बच्चों, उसके सभी क्वेश्चंस का, है ना, बेस्ट क्या मैंने सभी करा दिए, सॉल्यूशन समाप्त हुआ। ये सवाल, ये क्लास, मेरे समझाने का तरीका, कंपाइलेशन, मेहनत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगला कोई भी पेपर होगा है बच्चों, उसका सबसे पहले तोड़ कौन निकालेंगे, हम आपके लिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए यहां तक धन्यवाद, बाय।